साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग स्पेक्ट्रम की आधुनिक भारत का इतिहास, यह जो पुस्तक है, इसको यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। यह पुस्तक आपके प्री के लिए और मेंस दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मॉडर्न हिस्ट्री से जो भी प्रश्न आपके प्री या मेंस के लिए बनेंगे, उस दृष्टिकोण से ये पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसका जो यूनिट 2 है, यूनिट 2 का जो पहला चैप्टर है वो है भारत में यूरोपियों का आगमन। यहाँ से हम लोग इसको प्रारंभ करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो इसकी जो यूनिट 2 है आपकी, वह है यूरोपियों का आगमन एवं ब्रिटिश शासन का सुदृढ़ीकरण। तो इसमें जो तीसरा चैप्टर है वो है भारत में यूरोपियों का आगमन। इसको यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, यूरोप में 15वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी के मध्य तक आशातीत आर्थिक रूपांतरण होता है। इस कालावधि के दौरान कृषि एवं विशेष रूप से विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग में अपनाई गई प्रौद्योगिकी के आधार पर व्यापार एवं बाजारों में विस्मयकारी एवं तीव्र वृद्धि हुई। पूंजीवाद जो है वो सामंती अर्थव्यवस्था एवं समाज को प्रतिस्थापित कर रहा था। जो पूंजीवाद था वो सामंती अर्थव्यवस्था एवं समाज को प्रतिस्थापित कर रहा था। हालांकि यूरोप में होने वाले परिवर्तन यहीं तक सीमित नहीं थे। 1500 ईस्वी के पश्चात विकास से घनिष्ठ रूप से संबद्ध विश्व इतिहास यूरोप में साकार हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि पूंजीवाद जो है वो व्यवस्था के रूप में लाभार्जन और बाजार में प्रतियोगिता पर आधारित है। इसे कच्चे माल एवं वस्तुओं की बिक्री के लिए निरंतर विस्तार की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इसका विस्तार विश्वव्यापी था, जो अन्य प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं, समाजों और संस्कृतियों को निगल रहा था। 15वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण बदलाव तब शुरू हुआ जब यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियां नवीन विकल्पों की खोज में बाहर निकली। इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य मौजूदा संस्कृतियों से उनका पहले संपर्क नहीं था। भारत के ग्रीक अर्थात यूनान और रोम अर्थात इटली के साथ क्रिश्चियन युग शुरू होने से पूर्व और पश्चात से ही व्यापारिक संबंध थे। चीन एवं एशिया के अन्य हिस्सों से संपर्क बेहद प्राचीन थे, जो समस्त मध्य युग तक जारी रहे। मार्को पोलो, जो कि 1254 से 1324 ईस्वी के मध्य में आता है, का ये यात्री था। तो मार्को पोलो, जिसने चीन की यात्रा की, के यात्रा वृत्तांतों ने यूरोपियों को बेहद आकर्षित किया। पूर्व की बेशुमार धन संपदा और समृद्धि की कहानियों ने यूरोपियों की लालसा में वृद्धि की। इटली ने लगभग 12वीं शताब्दी से यूरोप के साथ पूर्व के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार विभिन्न स्थल मार्गों और जल मार्गों से किया गया। एक मार्ग से पूर्वी वस्तुओं को फारस की खाड़ी से होते हुए इराक एवं तुर्की लाया गया। वहाँ से इन्हें स्थल मार्गों से जिनेवा अर्थात जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में है जिनेवा और वेनिस मतलब इटली पहुँचाया जाता था। एक अन्य मार्ग से लाल सागर होते हुए, एक मार्ग तो आपको फारस की खाड़ी से था, ठीक है, और दूसरा मार्ग जो था वो लाल सागर होते हुए वस्तुओं को मिस्र में अलेक्जेंड्रिया लाया जाता था। लेकिन तब वहाँ स्वेज नहर नहीं थी, इसलिए अलेक्जेंड्रिया को भूमध्य सागर के माध्यम से इटली के शहरों को जोड़ा गया था। भूमध्य सागर के माध्यम से इटली के शहरों को जोड़ा गया था, अलेक्जेंड्रिया को। उत्तर मध्यकाल के दौरान विशेषकर इटली में विश्वविद्यालय में पुनर्जागरण संबंधी विचारों का प्रस्फुटन हुआ और 16वीं शताब्दी के दौरान साहित्य और विभिन्न कलाओं में इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई। व्यापारियों, व्यवसायियों और बैंकरों के उदित हो रहे वर्ग से यूरोप के नवीन मध्यम वर्ग का निर्माण हुआ। यह वर्ग पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन से बेहद प्रभावित हुआ। पुनर्जागरण के उद्गम स्थल इटली में व्यापारी 11वीं 12वीं शताब्दी से ही यूरोपीय देशों को कलात्मक एवं विलासता की वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे थे। पुनर्जागरण के उद्गम स्थल इटली में व्यापारी 11वीं-12वीं शताब्दी से ही यूरोपीय देशों को कलात्मक एवं विलासता की वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे थे, जिससे वे बेहद संपन्न थे। जो इटली था, इटली के व्यापारी। इस प्रकार पूर्वी देशों के साथ इटली का व्यापार में वर्चस्व था और यूरोपीय देशों को सामान की बड़ी आपूर्ति इटली द्वारा की जाती थी। यूरोप के कई देश व्यापार के क्षेत्र में इटली के एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। 15वीं शताब्दी से ही अटलांटिक तट पर बसे देश अफ्रीका होकर पूर्व की ओर आने का वैकल्पिक मार्ग खोज रहे थे। उल्लेखनीय कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विभिन्न केंद्रीकृत राज्यों और शक्तिशाली नरेशों का अभ्युदय हुआ, जिन्होंने भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया तथा साथ ही खोजियों को वित्तीय मदद भी मुहैया कराई। पुर्तगाल एवं स्पेन ऐसे देशों में
प्रमुख रहे हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दियों में मुद्रण और नक्शा बनाने का कार्य तेजी से विकसित हुआ और कंपास, खगोल की प्रक्षेपणशाला, बारूद इत्यादि जैसी प्रौद्योगिकी उपलब्धियों ने खोजियों की अत्यधिक सहायता की। इस प्रकार पुनर्जागरण का अभ्युदय, कृषि में निवेश कम लाभ वाला सिद्ध होना, कच्चे माल की आवश्यकता, नवीन बाजारों की प्राप्ति एवं विस्तार, पूर्व की धन संपदा का आकर्षण, ईसाई मत के प्रसार की उत्कंठ इच्छा एवं यूरोप में पुरातन व्यवस्था मतलब जो सामंतवाद था के स्थान पर नवीन व्यवस्था था जो पूंजीवाद था के स्थापित होने के कारणों ने भारत में यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। तो यदि यहाँ प्रश्न पूछा जाए कि भारत में यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के आगमन का मार्ग कैसे प्रशस्त हुआ, इसके लिए उत्तरदायी कारण क्या थे, तो आपको ये पैराग्राफ याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार पुनर्जागरण का अभ्युदय मतलब कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे। पुनर्जागरण का अभ्युदय, कृषि में निवेश कम लाभ वाला सिद्ध होना, कच्चे माल की आवश्यकता, नवीन बाजारों की प्राप्ति एवं विस्तार, पूर्व की धन संपदा का आकर्षण और ईसाई मत के प्रसार की उत्कंठ इच्छा एवं यूरोप में पुरातन व्यवस्था के स्थान पर नवीन व्यवस्था पूंजीवाद के स्थापित होने, ये जो सारे कारण थे ये ऐसे कारण थे जिनकी वजह से भारत में यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों का आगमन का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब सबसे पहले आते कौन है? सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज एवं पुर्तगालियों का आगमन। यद्यपि 15वीं शताब्दी में भारत में वास्को द गामा के आगमन से कई शताब्दी पूर्व यूरोपीय यात्री आते रहे थे, लेकिन केप ऑफ गुड होप होकर के आप जब अफ्रीका का मैप देखेंगे तो अफ्रीका के मैप में नीचे साइड में आपको मिलेगा। तो लेकिन केप ऑफ गुड होप होकर जब वास्को द गामा 17 मई 1498 में कालीकट पहुंचा तो इसने भारतीय इतिहास की दिशा को गहरे रूप से प्रभावित किया। पश्चिम में अमेरिका के विपरीत पूर्व में यूरोपीय शक्तियां सीधे औपनिवेशीकरण से शुरुआत नहीं कर सकी। पश्चिम में अमेरिका के विपरीत पूर्व में यूरोपीय शक्तियां जो है सीधे औपनिवेशीकरण से शुरुआत नहीं कर सकी। ऐसा करने में उन्हें कुछ समय लगा, लेकिन अपनी विकसित समुद्री शक्ति, तकनीकी एवं अस्त्र मतलब बारूद इत्यादि के कारण उन्होंने तीव्रता से समुद्री शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया और समुद्री व्यापार पर नियंत्रण कायम कर लिया। पुर्तगालियों का मंतव्य क्या था यहाँ आने का? तो पुर्तगालियों का स्पष्ट मंतव्य था कि वे व्यवसाय करने भारत आए थे, लेकिन उनका छुपा हुआ एजेंडा था ईसाई मत का प्रचार कर भारतीयों को ईसाईयत में परिवर्तित करना और अपने प्रतिस्पर्धियों विशेष रूप से अरब को बाहर खदेड़कर व्यापक रूप से मुनाफे वाले पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार कायम करना। तो देखिए पहला एजेंडा उनका क्या था? ईसाई मत, एक तो व्यवसाय करने आए थे, एक तो उनको व्यापार करना था, दूसरा क्या था कि उन्हें ईसाई मत का प्रचार करना था और अपने प्रतिस्पर्धियों विशेषकर अरब को जो है इस व्यापार में जो उनका एकाधिकार था उसे खत्म करना था और अपना जो है एकाधिकार कायम करना था। उस समय तक हिंद महासागर के व्यापार पर अरब व्यापारियों का जो है वो एकाधिकार था। आगामी 15 वर्षों में पुर्तगालियों ने अरब नौपोतों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उन्होंने उनके जहाज़ों को लूटा, उन पर आक्रमण किए, जहाजियों को लूटा और अन्य दमनात्मक कार्रवाइयाँ की। पुर्तगालियों की सुदृढ़ स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम ने 1501 में अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार का स्वयं को मालिक घोषित कर दिया। मैनुअल प्रथम ने पुर्तगालियों के आगमन के समय भारत की स्थिति क्या थी? तो भारत में पुर्तगालियों ने जिस समय आगमन किया उसने पूर्वी व्यापार को हासिल करने में उनकी अत्यधिक मदद की। गुजरात के सिवाय जहां शक्तिशाली महमूद बेगड़ा का शासन था, समस्त उत्तर भारत कई छोटी छोटी शक्तियों के बीच विभाजित था। दक्कन में बहमनी साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया था। जो बहमनी साम्राज्य था वो कुल 5 राज्यों में बिखर जाता है। कोई भी शक्ति ऐसी नहीं थी जिसके पास नौसैनिक शक्ति हो और न ही उन्होंने अपनी नौसैनिक शक्ति को विकसित करने के बारे में सोचा। सुदूर पूर्व में चीनी शासक की शासकीय डिक्री मात्र चीनी जहाज़ों की नौवहनीय पहुंच तक सीमित थी। सुदूर पूर्व में चीनी शासक की शासकीय डिक्री मात्र चीनी जहाज़ों की नौवहनीय पहुंच तक सीमित थी। जहां तक अरब व्यापारियों और जहाज़ों के मालिकों का संबंध है, जिन्होंने पुर्तगालियों के आने से पूर्व तक हिंद महासागर व्यापार पर वर्चस्व कायम किया था, वह पुर्तगाली संगठन एवं एकता से बराबरी नहीं कर सके। भारत आगमन के अभिप्रेरण वास्तव में 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली वेनिस, जो कि इटली का एक राज्य था, की समृद्धि से ईर्ष्या करने लगे और उनके लाभदायी व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने के हर संभव प्रयास करने लगे। जैसा कि अरब ने मिस्र एवं पर्सिया पर 7वीं शताब्दी में विजय प्राप्त कर ली, तो यूरोप एवं भारत के मध्य
सीधे संचार या संपर्क के मार्ग बंद कर दिए। पूर्व से वस्तुएं यूरोपीय बाजारों में मुस्लिम मध्यवर्तियों के माध्यम से पहुंचने लगी। वेनिस ने प्राचीन समय से इस व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखा और परिणामस्वरूप बेपनाह धन संपदा एवं प्रभाव अर्जित किया। राजकुमार हेनरी जो था वो पुर्तगाल का नाविक था, ने अपना पूरा जीवन भारत को जाने वाले समुद्री मार्गों की खोज में समर्पित कर दिया। 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यो दियाज 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यो दियाज नामक एक पुर्तगाली अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंच गया अफ्रीका के, और इस जगह को केप ऑफ गुड होप कहा। यद्यपि वह 1488 में लिस्बन लौट आया और उसके लगभग 10 वर्ष के पश्चात या अंतराल पर 1498 में वास्को द गामा भारत पहुंचा। वास्को द गामा की लिस्बन में विजयी वापसी पर पुर्तगाल के सम्राट ने पेड्रो अल्वारेज केवरेल, जो कि ब्राज़ील का खोजी था, पेड्रो अल्वारेज केवरेल के नेतृत्व में बार्थोलोम्यो डियाज के साथ 13 जहाज़ों और 1200 लोगों का एक अधिक बड़ा बेड़ा भेजा। लेकिन केवरेल को कालीकट में जमोरिन को परास्त करने के लिए अरबों से युद्ध करना पड़ा। केवरेल ने कोच्चिन और कैन्नौर में व्यापार सुरक्षित करने हेतु कालीकट छोड़ दिया। वह काफ़ी बड़े मुनाफे के साथ लिस्बन लौटा। तो देखिए, पुर्तगाली एवं जमोरियन की बात करें तो वास्को द गामा अक्टूबर 1502 ईस्वी में कालीकट आया। व्यापार पुनः आता है, ठीक है। वास्को द गामा व्यापार एवं विजय हेतु उसके नेतृत्व में एक बड़ा सुसज्जित बेड़ा भेजा गया। जमोरिन से उसके संबंध मित्रतापूर्ण नहीं थे। पूर्वी समुद्र में विशिष्ट वाणिज्यिक प्रभुता हासिल करने की अपनी महत्वाकांक्षा के चलते पुर्तगालियों ने अन्य देशों, विशेष रूप से अरब व्यापारियों को व्यापार के लाभों से वंचित करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उनका उत्पीड़न किया। पुर्तगाली एशिया के महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थलों या अड्डों, जिन्हें फितोरिया कहते हैं, तो अड्डों पर कब्जा स्थापित करके अपनी नौसेना की वर्चस्वता को कायम रखना चाहते थे और उसका विकास करने के लिए कटिबद्ध थे। फितोरिया क्या होता है इसको समझ लीजिए। फितोरिया ऐसे व्यापारिक स्थल या अड्डे होते थे जहां से नौसैनिक बेड़ों को सहायता प्रदान की जाती थी। पुर्तगालियों ने अपने पार समुद्री विस्तार के लिए विशेष रूप से अफ्रीकी तट पर पुर्तगालियों ने अपने पार समुद्री विस्तार के लिए विशेष रूप से अफ्रीकी तट पर इसी प्रकार के अड्डों का इस्तेमाल किया। ध्यान रखें, यदि पूछा जाए कि फितोरिया क्या होते थे, तो ऐसे व्यापारिक स्थल या अड्डे होते थे जहां से नौसैनिक बेड़ों को सहायता प्रदान की जाती थी। तो देखिए, कुछ ही दिनों में उन्हें आभास हुआ कि भारत में इन अड्डों पर कब्जा करना आसान नहीं होगा और इसके लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। कालीकट का हिंदू शासक जमोरिन हालांकि पुर्तगालियों की मंशा से चिंतित नहीं था। जब जमोरिन ने अपने बंदरगाह से मुसलमान व्यापारियों को हटाने से मना कर दिया, तब पुर्तगालियों ने वहां गोलाबारी की। तत्पश्चात पुर्तगालियों ने बेहद चतुराई पूर्वक कोच्चिन और कालीकट की शत्रुता का लाभ उठाया एवं कोच्चिन के राजा के मालाबार क्षेत्र में पहला किला बनाया। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने अपना पहला किला कहाँ पे बनाया? कोच्चिन में बनाया, कोच्चिन में मालाबार क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मिस्र के शासक ममलूक द्वारा भेजे गए जहाजी बेड़ों को पराजित कर दीव पर अधिकार जमा लिया। उन्होंने 1510 में गोवा पर अधिकार किया और उसे अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया। स्पेनिश सम्राट चार्ल्स पंचम द्वारा हिंद महासागर में अपने हितों को छोड़ने और सुदूर पूर्व में फिलिस्तीन तक अपने को सीमित रखने की घोषणा के पश्चात स्पेनिश सम्राट चार्ल्स पंचम द्वारा हिंद महासागर में अपने हितों को छोड़ने और सुदूर पूर्व में फिलीपींस तक अपने को सीमित रखने की घोषणा के पश्चात पुर्तगाली पूर्वी समुद्री क्षेत्र के एक छत्र बादशाह हो गए और जिसे एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना गया। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सूत्रपात कैसे होता है? पुर्तगाली भारत का एक नया इतिहास वर्ष 1505 में प्रारंभ हुआ, जब पुर्तगाल के सम्राट ने 3 वर्षों के लिए भारत में एक गवर्नर नियुक्त किया और उसे पुर्तगाली हितों की रक्षा हेतु पर्याप्त सुविधा एवं बल प्रदान किया गया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा नव नियुक्त गवर्नर को भारत में पुर्तगाली स्थिति को सुदृढ़ करने को कहा गया और अदन, आरमूज और मलक्का को जब्त करके मुस्लिम व्यापार बर्बाद करने का निर्देश दिया गया। उसे अंजादीवा, कोच्चिन, किन्नौर और किलवा में किलेबंदी करने की भी सलाह दी गई। वेनिस के घटते व्यापार पर नजर रखते हुए, जिनका आकर्षक व्यापार पुर्तगाली हस्तक्षेप के कारण खतरे में था, मिस्र ने पुर्तगालियों को रोकने के लिए लाल सागर में अपनी चौकसी बढ़ा दी।
डी अल्मेडा, जिसे उत्तरी अफ्रीका में मूर से युद्ध करना पड़ा, जल्द ही इस चुनौती से उबर गया। हालांकि 1507 में पुर्तगाली स्क्वाड्रन को मिस्र की और गुजराती नौसेना ने संयुक्त रूप से दीव से हटकर समुद्री युद्ध में हरा दिया। हालांकि 1507 में पुर्तगाली स्क्वाड्रन को मिस्र की और गुजराती नौसेना ने संयुक्त रूप से दीव से हटकर समुद्री युद्ध में हरा दिया और अल्मेडा का पुत्र मारा गया। अगले वर्ष अल्मेडा ने दोनों की नौसेना को पूरी तरह ध्वस्त करके हार का बदला लिया। अब बात करते हैं विस्तार की रणनीति क्या थी इनकी। तो देखिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, जिसने भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्मेडा का स्थान लिया, के पास अधिक बड़ी एवं व्यापक रणनीति थी। वह पूर्व में अपनी मृत्यु से पहले पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना का कार्य पूरा कर लेना चाहता था। उसने पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर के रणनीतिक नियंत्रण हेतु समुद्र के सभी प्रवेश द्वारों पर अपने बेस स्थापित किए। उसने पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर के रणनीतिक नियंत्रण हेतु समुद्र के सभी प्रवेश द्वारों पर अपने बेस स्थापित किए। भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में निर्णायक भूमिका द्वितीय गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क की ही रही है। अल्बुकर्क स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में 1503 में भारत आया। 1509 ईस्वी में उसे वायसराय नियुक्त किया गया और 1515 ईस्वी तक उसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में विशेष भूमिका निभाई। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को छीनकर ठोस शुरुआत की। गोवा एक प्राकृतिक बंदरगाह था और एक सामरिक स्थल भी। यहाँ से पुर्तगाली मालाबार व्यापार पर नियंत्रण करते थे एवं दक्षिण के राजाओं की नीति का निरीक्षण भी। इस आधार पर पुर्तगाली गोवा के सामने की मुख्य भूमि दमन, राजौरी और दाभोल के बंदरगाहों पर कब्जा जमाने में सफल रहे। अल्बुकर्क ने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई। 1515 ईस्वी में मलक्का और कुर्मुश ईरान, मलक्का एवं कुर्मुश पर पुर्तगाली आधिपत्य कायम हो गया। अल्बुकर्क के समय पुर्तगाली भारत में एक मजबूत नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुके थे। गोवा पर कब्जा, तो देखिए 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा पर आसानी से कब्जा कर लिया, जो बीजापुर के सुल्तान का प्रमुख पत्तन था। यह अलेक्जेंडर के बाद पहला भारतीय क्षेत्र था जो यूरोपियों के अधीन आया। तो देखिए, यह अलेक्जेंडर के बाद पहला भारतीय क्षेत्र था जो यूरोपियों के अधीन आया। मलक्का पर 1511 ईस्वी में पुर्तगाली प्रभुत्व कायम हो चुका था। लाल सागर के मुहाने पर मलक्का पर 1511 ईस्वी में पुर्तगाली प्रभुत्व कायम हो चुका था। लाल सागर के मुहाने पर इसे सोकोत्रा, ये यमन का है, ठीक है, सोकोत्रा द्वीप, सुमात्रा के सचिन दुर्ग, श्रीलंका के कोलंबो इत्यादि में नए किले स्थापित किए गए। जावा, थाईलैंड, पेगू इत्यादि से भी संपर्क स्थापित किए गए। 1518 ईस्वी से पुर्तगालियों ने चीन के संचाओ द्वीप पर बस्ती बसानी शुरू कर दी। पुर्तगालियों ने पश्चिमी भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया। 1531 में चाउल, 1532 में ईस्वी में दीव, 1534 में सॉल्सेट जिस पे बम्बई बसा हुआ है, सॉल्सेट और बेसिन, 1536 ईस्वी में क्रैगानोर तथा मैंगलोर, होनावर, भतकल, कैन्नौर, क्विलोन, भावनगर इत्यादि क्षेत्रों में अपना कब्जा जमाकर इनमें से कुछ क्षेत्रों में अपने कारखाने खोले। उन्होंने कारखानों का दुर्गीकरण आरंभ कर दिया। कारखानों का सर्वोच्च अधिकारी पुर्तगाली सम्राट द्वारा नियुक्त होता था। पुर्तगालियों का व्यापार पर प्रभुत्व की बात करें तो पुर्तगालियों ने पूर्वी तट के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। पुर्तगालियों ने पूर्वी तट के साथ जो कोरोमंडल तट था उसका सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। कोरोमंडल तट पर स्थित मसूलीपट्टनम, पुलिकट इत्यादि शहरों से वे वस्त्रों इकट्ठा करते थे। मलक्का, मनीला इत्यादि पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए नागपट्टनम पुर्तगालियों का एक प्रमुख बंदरगाह था। मलक्का, मनीला इत्यादि पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए नागपट्टनम जो है वो पुर्तगालियों का एक प्रमुख बंदरगाह था। नागपट्टनम के उत्तर में स्थित शैंथोम मैलपुर में पुर्तगालियों की बस्ती थी। बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को 1536 ईस्वी में चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। कब दी? चटगांव में, 1536 में चटगांव और सतगांव में। अकबर की अनुमति से हुगली में तथा शाहजहां के फरमान से बुंदेल में भी कारखाने खुले। 16वीं सदी के दौरान पूर्वी तट पर किलेबंदी नहीं हुई। 16वीं सदी के दौरान पूर्वी तट पर किलेबंदी नहीं हुई। पश्चिमी तट पर मतलब कोरोमंडल तट पर किलेबंदी नहीं हुई। 16वीं शताब्दी के आरंभ तक पुर्तगालियों का एशियाई व्यापार पर प्रभुत्व बना रहा।
1506 ईस्वी में मसाले के लाभदायक व्यापार को राजा ने अपने अधीन कर लिया और दूसरी तरफ पुर्तगाली अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए जी जान से भिड़े पड़े। कभी कभी व्यापार और लूट में अंतर करना मुश्किल हो जाता था। भारतीय जहाज़ों से कई तरीके से पैसे वसूल किया जाता था। इनमें प्रमुख थी कार्टेज व्यवस्था। इस व्यवस्था के तहत भारतीय जहाज़ों के कप्तानों को गोवा के वायसराय से लाइसेंस या पास लेना पड़ता था, जिससे पुर्तगाली भारतीय जहाज़ों पर हमला नहीं करते थे, अन्यथा उसे लूट लेते थे। पुर्तगालियों के समुद्र पर वर्चस्व रहने का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि मुगल शासकों ने कभी भी मजबूत नौसेना तैयार करने का प्रयत्न नहीं किया तथा सुदूर दक्षिण में मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। दोनों रीजन थे, एक तो उन्होंने कभी कोशिश नहीं की, दूसरा जो जहाँ पे इस समय इनका प्रसार था दक्षिण में, वहाँ पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। पुर्तगालियों के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिससे वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार हो, इसलिए पूर्व की वस्तुओं के लिए वे पश्चिम से सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य रत्न लाया करते थे। मालाबार और कोंकण तट से सबसे ज़्यादा काली मिर्च का निर्यात होता था। ठीक है, मालाबार से अदरक, दालचीनी, हरण, चंदन, हल्दी, नील इत्यादि निर्यात किए जाते थे। उत्तर पश्चिमी भारत से टाफ्टा क्या है, एक प्रकार का कपड़ा है। उत्तर पश्चिमी भारत जिधर आपका गुजरात पड़ता है, तो टाफ्टा, चिंट्स इत्यादि पुर्तगाली ले जाते थे। जंटा माशी बंगाल से लाया जाता था। दक्षिण पूर्व एशिया से लाख, लौंग, कस्तूरी का इत्यादि इकट्ठा किए जाते थे। भारत से पुर्तगालियों का व्यापार इतना बढ़ गया था कि मात्र काली मिर्च की खरीद के लिए संयुक्त व्यापार संघ ने 1,70,000 प्रूजुडो प्रतिवर्ष भारत भेजने का निर्णय लिया था। पुर्तगाली फ्लैंडर्स, जर्मनी, इंग्लैंड इत्यादि क्षेत्रों से गुलाब जल, मूंगा, तांबा, पारा, सिंदूर आदि वस्तुएं भारत में लाते थे। ढाले हुए सिक्के भी कोचीन व गोवा बंदरगाह पर लाए जाते थे। इस प्रकार पुर्तगालियों ने न केवल मसाले के व्यापार से लाभ अर्जित किया, अपितु विभिन्न एशियाई देशों के बीच व्यापार लाने और ले जाने के कार्य से भी लाभ कमाया। भारत में पुर्तगाली प्रशासन के बारे में बात करें तो भारत में पुर्तगाली प्रशासन का मुखिया जो है वो वायसराय था, जो 3 वर्षों तक अपने सचिव के साथ कार्य करता था और बाद के वर्षों में एक परिषद के साथ कार्य करता था। मतलब शुरुआत में 3 वर्ष सचिव के साथ और फिर बाद में यदि उसका कार्यकाल रहता तो परिषद के साथ कार्य करता था। गिरिजा संबंधी प्राधिकरणों के साथ मतभेद एवं संघर्ष के चलते उसकी शक्तियों का ह्रास हुआ। इसके अतिरिक्त बेडोर द फजेंडा का महत्व बढ़ गया, जो राजस्व तथा कार्गो एवं नौसैनिक बेड़ा भेजने के लिए जिम्मेदार था। तो ध्यान रखिएगा, बेडोर द फजेंडा का कार्य क्या था? राजस्व तथा कार्गो एवं नौसैनिक बेड़ा भेजने की जिम्मेदारी इनके पास थी। अफ्रीका से लेकर चीन तक के किले कैप्टन के नियंत्रणाधीन थे, जिसकी शक्तियों में संचार की कठिनाइयों ने वृद्धि की। संभवतः पुर्तगाल और गोवा से नियंत्रण के अभाव ने सत्यनिष्ठ एवं पारदर्शी प्रशासन के लिए निरंतर खतरा बनाए रखा। वायसराय नीनो द कून्हा के बारे में बात करें तो भारत में नीनो द कून्हा का वायसराय काल, जिसने नवंबर 1529 में कार्यभार संभाला, भी कुछ हद तक महत्वपूर्ण रहा है। एक वर्ष के पश्चात वह भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोच्चिन से गोवा ले गया। कहाँ से? कोच्चिन से गोवा किसने ट्रांसफ़र किया? तो वायसराय नीनो द कून्हा ने। गुजरात के बहादुर शाह ने मुगल शासक हुमायूं से अपने संघर्ष के दौरान पुर्तगालियों को 1534 में बेसिन द्वीप सौंपकर उनसे मदद ली। उसने उन्हें द्वीप में वेश प्रदान करने का भी वादा किया। नीनो द कून्हा ने अपने मुख्यालय के तौर पर हुगली के साथ कई पुर्तगाली नागरिकों को बसाकर बंगाल में पुर्तगाली प्रभाव में वृद्धि करने का भी प्रयास किया। गुजरात के बहादुर शाह के साथ पुर्तगालियों के संबंधों की बात करें तो बहादुर शाह के पुर्तगालियों के साथ संबंध उस समय बिगड़ गए जब 1536 में हुमायूं गुजरात से चला गया। चूंकि शहर के निवासियों ने पुर्तगालियों से लड़ना शुरू कर दिया था, बहादुर शाह विभाजन की एक दीवार खड़ी करना चाहते थे। इसका विरोध करते हुए पुर्तगालियों ने आपसी बातचीत शुरू की। वार्ता की प्रक्रिया के दौरान बहादुर को एक पुर्तगाली जहाज में बुलाया गया और उसे मार दिया गया। पुर्तगालियों की धार्मिक नीति एवं उसके निहितार्थ की बात करें तो उत्तरी अफ्रीका में मूर पुर्तगालियों के बड़े शत्रु थे। उत्तरी अफ्रीका में मूर जो थे वो पुर्तगालियों के बड़े शत्रु थे। पूर्व में आकर पुर्तगालियों ने मूर के साथ मिलकर उसी उत्साह और ईर्ष्या के साथ सभी मुसलमानों को उत्पीड़न किया। तो देखिए, उत्तरी अफ्रीका में देखेंगे तो मूर और पुर्तगालियों के बीच में लड़ाई थी।
एक दूसरे के दुश्मन थे, परंतु जब पूरब में आते हैं तो पुर्तगाली और मूर दोनों साथ मिल करके ये मुसलमानों के खिलाफ लड़ते हैं। हालांकि भारत में वाणिज्य खेत धीरे धीरे प्रधान हो गए और पुर्तगालियों की मंशा सदैव मिली जुली रही। इसलिए यद्यपि पुर्तगाली सम्राट को भारत में सभी गिरजाघरों और मिशनों का संरक्षक बनाया गया, लेकिन ऐसा 1542 में जेसुइट ईसा मसीह के रोमन कैथोलिक समाज का जो सदस्य होता है, तो 1542 में जेसुइट के भारत आगमन के पश्चात हुआ। अकबर के दरबार में जेसुइटों ने अच्छा प्रभाव बनाया, जिसकी मदद से पुर्तगालियों ने कुछ लाभ अर्जित किया। अकबर और पुर्तगालियों के बारे में बात करें तो पहली बार अकबर कुछ यूरोपीय ईसाइयों नामक कुछ पुर्तगाली व्यापारी से उस समय मिला जब उसने 1572 में कैम्बे का दौरा किया। 1572 में कैम्बे का दौरा किया। बाद के वर्षों में सूरत में उसने फिर से उनसे मुलाकात की जब एंटोनियो केवरेल गोवा के वायसराय का दूत शांति शर्तों के समायोजन हेतु आया था। तो एंटोनियो केवरेल क्या था? गोवा के वायसराय का दूत था। कुछ समय बाद धर्म एवं मीमांसा के प्रश्नों पर अकबर की गहरी रुचि जागी और उसने फादर जूलियन परेरा विकार क्या थे? चर्च में पुजारी। तो जूलियन परेरा विकार जनरल ऑफ बंगाल एवं कुछ अन्य स्रोतों से ईसाई धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। इसने अकबर को अधिक सटीक जानकारी प्राप्त करने हेतु उत्सुक किया और एंटोनियो केवरेल, जिसने पुनः 1578 में मुगल राजधानी का दौरा किया, भी उसके सभी प्रश्नों के संतुष्ट उत्तर नहीं दे पाया। अकबर ने तब गोवा से धर्म मीमांसक बुलाने का निर्णय लिया जो उसकी शंकाओं का समाधान करने की स्थिति में हो और उसकी उत्कंठ जिज्ञासा को शांत करें। इसके लिए अकबर ने सितंबर 1579 में गोवा में अधिकारियों को पत्र भेजकर 2 विद्वान पादरी भेजने का निवेदन किया। गोवा में चर्च के प्राधिकारियों ने उत्सुकतापूर्वक इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे इसे शासक को और साथ ही उसके दरबार में लोगों को ईसाई मत में परिवर्तित करने के अवसर के तौर पर देख रहे थे। अकबर के निवेदन पर 28 फरवरी 1580 को 2 पादरी रोडकल्फो एक्वाविया और एंटोनियो मॉन्सेरेट फतेहपुर सीकरी पहुंचे, जो 1583 में वापस लौटते हैं। 1580 में गए थे, वहां से 1583 में वापस लौटते हैं, लगभग 3 साल रहते हैं। इसी प्रकार अकबर ने दूसरे मिशन को 1590 में बुलाया। पहला मिशन 1580 में आता है, दूसरा मिशन 1590 में बुलाया, जो 1592 में वापस लौटा। तीसरा मिशन अकबर द्वारा 1595 में बुलाया गया। तो इस प्रकार देखिए 3 मिशन बुलाता है वो। मिशनरीज ना तो अकबर और उसके दरबार और ना ही उसके लोगों को ईसाई मत में परिवर्तित कर सकें। अकबर और उसके पुत्र सलीम, जो कि भविष्य में जहांगीर के नाम से जाना जाता है, दोनों ने मैरी और ईसाई चिन्हों के प्रति तथाकथित आदर भाव प्रकट किया। यह स्पष्ट है कि पादरियों पर ध्यान देना धार्मिक उत्साह का परिणाम नहीं था, अपितु यह मुख्य रूप से पुर्तगाली सैन्य सहायता सुनिश्चित करने की इच्छा से निर्देशित हो रहा था। ईसाइयों के संरक्षण के पीछे राजनीतिक मंशा क्या थी, इसकी बात करें। जबकि अकबर अपनी परेशानियों से उबरने के लिए पुर्तगाली बंदूकों को उधार लेने पर विचार कर रहा था। उसका बेटा, जो कि राजकुमार सलीम था, अकबर के विरुद्ध विद्रोह पर ध्यान दे रहा था और इस उद्देश्य के लिए पुर्तगाली सेना की मदद प्राप्त करने की योजना बना रहा था। तो दोनों, अकबर और उनका पुत्र, दोनों ही अपने उनकी मंशा थी। अकबर जहां पुर्तगाली बंदूक प्राप्त करना चाहता था और उसका बेटा जो है अकबर के विरुद्ध विद्रोह में पुर्तगालियों का साथ चाहता था। ईसाई धर्म इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। सभी दिखावों या बहानों को छोड़ते हुए अकबर ने सैन्य सहायता की प्राप्ति हेतु 1601 में गोवा में एक अंतिम दूत भेजा। पुर्तगाली पदाधिकारियों ने शुरू से चलने वाले इस खेल को समझते हुए नम्रतापूर्वक मना कर दिया। जेसुइट ने अपनी तरफ से मिशनरी उत्साह के साथ देशभक्ति की राजनीति की और यथासंभव लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया। पुर्तगालियों या स्पेनवासियों, जैसा कि पुर्तगाल उसमें स्पेन से जुड़ा था, तो पुर्तगालियों या स्पेनवासियों के अनाधिकारिक एजेंट के तौर पर काम करते हुए जेसुइट ने मुगल दरबार में महत्वपूर्ण प्रभाव का उपयोग किया। अब अभी तक हमने अकबर और पुर्तगालियों की बात की, अब जहांगीर और पुर्तगालियों की बात करते हैं। राजकुमार सलीम जहांगीर के रूप में सिंहासन ग्रहण करने पर जेसुइट फादर की इस प्रकार उपेक्षा करके जहांगीर ने जो है जेसुइट फादर की इस प्रकार उपेक्षा करके, जैसे कि वह कभी उन्हें जानता ही नहीं था, मुसलमानों को शांत किया। धीरे धीरे हालांकि जेसुइट से उसका अस्थायी अलगाव दूर हो गया और 1606 में उसने फिर से उन्हें समर्थन देना शुरू किया। लाहौर में एक भव्य एवं विशाल चर्च को कॉलेजियम या पादरी आवास के साथ बनाए रखने की उन्हें अनुमति दी गई। लाहौर में 1608 में आगरा में 20 दीक्षा स्थान, जिसे
बपतिस्मा कहते हैं, 20 दीक्षा स्थान आयोजित किए गए और पादरियों को पुर्तगाल जितने ही कार्य की स्वतंत्रता दी गई। गलियों सड़क मार्गों पर पूरे कैथोलिक रीति रिवाजों के साथ चर्च के जुलूसों को निकालने की अनुमति दी गई और चर्च के खर्चों और धर्मांतरित लोगों की सहायता के लिए खजाने से नगद सहायता दी गई। जहांगीर के समय में जहांगीर का व्यवहार इस प्रकार था कि जेसुइट पादरी उसे ईसाई मत में लाने के प्रति आशावान हो उठे। उसने ओल्ड एवं न्यू टेस्टामेंट तथा संतों के जीवन से लिए गए धार्मिक विषयों के चित्रों के प्रति असाधारण रुचि दिखाई। आगरा में उसका सिंहासन बपतिस्मा दाता जॉन और अन्य संतों की पेंटिंग से घिरा था। यह अफवाह थी कि जहांगीर ईसाई बन गया और पादरियों के पास यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण थे कि वे वास्तव में उसे ईसाई बनाने में सफल होंगे। अंग्रेजों के प्रति शत्रुता की बात करें तो मुकारब खान जो एक अच्छा खिलाड़ी मुकारब खान एक सेकंड हाँ मुकारब खान जो एक अच्छा खिलाड़ी और जहांगीर का घनिष्ठ मित्र था, को जहांगीर के दूत के तौर पर पुर्तगाली वायसराय से मिलने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा। जब वह अप्रैल 1608 में गोवा पहुंचा, वह अपना परिचय पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका, जैसा कि पदस्थ वायसराय पुर्तगाल से नहीं आया था। वस्तुतः वह कभी नहीं आया और गोवा में डॉन मेंडोस ने 1609 में पदभार संभाला। देखिए, जब वह अप्रैल 1608 में गोवा पहुंचता है, जो जहांगीर का मित्र था, वह अपना परिचय पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। वस्तुतः वह कभी नहीं आया और गोवा में डॉन मेंडोस ने 1609 में पदभार संभाला। मतलब वायसराय जो पुर्तगाल से आने वाला था वो नहीं आता है और गोवा में एक दूसरा व्यक्ति जो डॉन मेंडोस था उसने वायसराय का पदभार संभाला था। उससे पूर्व सन 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में आ गया। उससे पूर्व जो है सन 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में आ गया। वह अपने साथ भारत में व्यापार करने की अनुमति हेतु इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का जहांगीर के नाम एक प्रार्थना पत्र लाया। ठीक है, तो ये अंग्रेजों की तरफ से आया था। कैप्टन हॉकिंस की यात्रा की बात करें तो फादर पिनहेरो और पुर्तगाली अधिकारियों ने मुगल दरबार में हॉकिंस को पहुंचने से रोकने के लिए भरसक प्रयत्न किए, लेकिन सफल नहीं हुए। जहांगीर ने हॉकिंस द्वारा लाए गए उपहारों, जिनकी कीमत 25,000 सोने के सिक्कों के समान थी, को स्वीकार किया और हॉकिंस का बेहद आत्मीय स्वागत किया। जैसा कि हॉकिंस तुर्की भाषा अच्छी प्रकार जानता था, उसने उस भाषा में जहांगीर के साथ जो है प्रत्यक्ष संवाद किया। हॉकिंस से खुश होकर के जहांगीर ने उसे 30,000 के वेतन पर 400 का मनसबदर नियुक्त किया। हॉकिंस ने आर्मेनियन ईसाई मुबारक शाह की बेटी से विवाह भी किया। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अभी जो पीसीएस 2023 की परीक्षा हुई है, प्रारंभिक परीक्षा, उसमें कैप्टन हॉकिंस पे प्रश्न पूछा गया था। इसमें 2 कथन दिए गए थे। पहला कथन ये था, जो इसमें दूसरा कथन था तुर्की भाषा को। पहला तो ये था कि ये 1600 ये आया कब था आपका 1608 में आता है, परंतु वहाँ पे सन जो है 1611 या 1613 दिया गया। और दूसरा जो कथन था कि वो तुर्की भाषा अच्छी प्रकार जानता था, ये भी बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए, इस पे प्रश्न आपका पूछा गया है 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में। आगे चलते हैं। मुगल एवं पुर्तगालियों के आपसी संबंधों में सुलझाव की बात करें तो देखिए, हॉकिंस एवं अन्य अंग्रेजी लोगों को बड़ी व्यापार सुविधाएं प्रदान करने को गोवा के वायसराय डॉन मेंडोस ने पुर्तगाली एकाधिकार के वाणिज्य क्षेत्रों का अतिक्रमण माना। हॉकिंस एवं अन्य अंग्रेजी लोगों को बड़ी व्यापार सुविधाएं प्रदान करने को, जो कि मुगलों के द्वारा की गई, प्रदान करने को गोवा के वायसराय डॉन मेंडोस ने पुर्तगाली एकाधिकार के वाणिज्यिक क्षेत्रों का अतिक्रमण माना और इसलिए इसे शत्रुतापूर्ण कार्रवाई कहा। भारत में पुर्तगालियों की जहांगीर के साथ युद्ध की स्थिति को देखते हुए मेंडोस ने मुगल दूत मुकारब खान से मिलने से मना कर दिया। उतावले, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आया था ना, ये इनका जो घनिष्ठ मित्र था जहांगीर का, मुकारब खान, इससे मिलने से मना कर दिया। एक सेकेंड। तो देखिए, उतावलेपन में उठाए गए इस कदम ने पुर्तगाली व्यापारियों उनके व्यापार को बेहद प्रभावित किया और जहांगीर ने पुर्तगालियों को दी जाने वाली छूटों पर रोक लगा दी। तब मेंडोस ने फादर पिनहेरो को औपचारिक आधार पर मुकारब खां से शांति स्थापित करने हेतु बातचीत करने को कहा। तत्पश्चात शत्रुता समाप्त हो गई और अंग्रेजी जहाज को सूरत के पत्तन पर जाने की अनुमति नहीं दी गई। पुर्तगाली आगंतुकों को रोकने में असमर्थ व्यथित हॉकिंस ने सन 1611 में मुगल दरबार छोड़ दिया। 1608 में आया था, 1611 में वापस जाता है। एंग्लो पुर्तगाली झगड़ा या हाथापाई की बात करें तो अंग्रेजों ने हालांकि 1612 में पुर्तगालियों के विरुद्ध
प्रतिशोध लिया, जिसने हिंद महासागर में ब्रिटिश नौसेना के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। उस वर्ष नवंबर में अंग्रेजी जहाज ड्रैगन ने एक छोटे जहाज ओशियंडर सहित कैप्टन वेस्ट के नेतृत्व में पुर्तगाली जहाजी बेड़े के साथ सफलतापूर्वक युद्ध किया। जहांगीर, जिसके पास अच्छी नौसेना नहीं थी, अंग्रेजों की सफलता से बेहद प्रभावित हुआ। पुर्तगालियों ने अपनी बचकानी हरकतों से जहांगीर को अप्रसन्न कर दिया। बी ए स्मिथ के अनुसार पुर्तगालियों ने मुगल सरकार की नौसैनिक कमजोरी के चलते 4 इंपीरियल जहाज़ों को जब्त कर लिया। ठीक है, पुर्तगालियों ने मुगल सरकार की नौसैनिक कमजोरी के चलते 4 इंपीरियल जहाज़ों को जब्त कर लिया और कई मुसलमानों को बंदी बना लिया और सामान को लूट लिया। जहांगीर की मां की इस सामान में गहरी रुचि थी और इससे करोड़ों रुपए की चपत लगी थी। गुस्साए जहांगीर ने मुकारब खां, जो उस समय सूरत का प्रभारी था, को क्षतिपूर्ति वसूलने का आदेश दिया। शाहजहां एवं पुर्तगालियों की बात करें, शाहजहां जो कि जहांगीर का पुत्र था, यह शाहजहां का शासनकाल था, हालांकि जिसमें मुगल दरबार में पुर्तगालियों को मिलने वाले लाभों का हमेशा के लिए अंत हो गया और साथ ही इस आशा ने भी दम तोड़ दिया कि वे शाही परिवार और मुगल भारत के लोगों को ईसाई मत में धर्मांतरण करा पाएंगे, जिसका पल्लवन अकबर और जहांगीर द्वारा किया गया था। शाहजहां द्वारा राजगद्दी संभालने से पूर्व ही उसे पुर्तगालियों के दुर्व्यवहार की जानकारी थी, जब उन्होंने रानी मुमताज महल की 2 दासियों को बंदी बनाकर उनका अपमान किया। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ देखेंगे पुर्तगाल की गतिविधियों की बात करें तो देखिए 1579 में शासकीय फरमान के आधार पर पुर्तगालियों को नदी के तट तक सीमित कर दिया गया, जो बंगाल में सतगांव से थोड़ी दूरी पर था और वहां से वे व्यापारिक गतिविधियां संचालित करते थे। विभिन्न वर्षों के दौरान उन्होंने बड़े भवनों के निर्माण द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत कर ली, जिसने उनके व्यापार को सतगांव से नए पत्तन हुगली की ओर प्रवासित किया। उन्होंने नमक के उत्पादन पर एकाधिकार कर लिया, स्वयं का एक कस्टम हाउस निर्मित किया और तंबाकू पर सख्ती से कर आरोपित करना शुरू कर दिया, जो 17वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में आने के पश्चात व्यापार की एक प्रमुख वस्तु बन गया था तंबाकू। ऐसे कृत्यों से उन्हें प्रांतीय कस्टम राजस्व के संगठन में भारी नुकसान उठाना पड़ा। अहंकारी घमंडी पुर्तगालियों ने न केवल व्यापार के रूप में धनार्जन किया, अपितु हिंदू और मुस्लिम बच्चों को खरीदकर या बंदी बनाकर क्रूर दास व्यापार भी शुरू किया। हुगली पर अधिकार 24 जून 1632 ईस्वी को हुगली पर पुर्तगालियों के कब्जे को 3 महीने पश्चात समाप्त कर दिया गया। गंगा के किनारे खुले मैदान में स्थित हुगली सभी तरफ से खुला था। यहाँ किला नहीं था, न दीवार थी और न ही परकोटा, मात्र कीचड़ का एक तटबंध या पुस्ता था जो ज़्यादा महत्व का नहीं था। बारूद एवं नौवहन में पुर्तगाली कौशल से भयभीत कासिम खान को 1.5 लाख की सेना के साथ पुर्तगाली बस्ती पर हमला करने को कहा गया। ठीक 3 महीने तक 24 सितंबर तक सैन्य दुर्ग के 300 पुर्तगाली और 600 निवासी ईसाई सैनिक सामना करते रहे, जिसके पश्चात वह भाग खड़े हुए। अधिकतर जहाज खो गए, लेकिन कुछ किसी प्रकार सागर द्वीप तक पहुंचने में कामयाब हो गए, लेकिन वहां व्याप्त महामारी से अधिकतर जिंदा बचे लोग मर गए। मुगलों के 1000 लोग मारे गए, लेकिन उन्होंने 400 लोगों को बंदी बना लिया, जिन्हें आगरा लाया गया। बंदियों को इस्लाम धर्म अपनाने या दास्ता स्वीकार करने का विकल्प दिया गया। ईसाइयों का अत्याचार कुछ समय तक जारी रहा, जिसके बाद वह धीरे धीरे खत्म हो गया। पुर्तगालियों के अब पतन की बात करते हैं तो देखिए 17वीं शताब्दी के प्रथम दशक में पूर्व में स्थापित पुर्तगाली साम्राज्य 17वीं शताब्दी के प्रथम दशक में पूर्व में स्थापित पुर्तगाली साम्राज्य जो है लगभग समाप्त हो गया और इसका स्थान डचों और अंग्रेजों ने लिया। इसके कई कारण थे। यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि पुर्तगालियों के पतन के कारण क्या थे, तो ये आपके प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला रीजन 1580 में पुर्तगाल स्पेन के राजा के साथ जुड़ गया और स्पेन के पतन के साथ इसका भी पतन हो गया। दूसरा 1588 के नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने स्पेन को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद स्पेन की नौसैनिक शक्ति छीड़ हो गई। तीसरा पुर्तगाल के अंदरूनी मामलों ने उसकी शक्ति कमजोर की। चौथा समाज में कुलीन वर्ग का प्रभुत्व था और व्यापारियों का इतना सामाजिक प्रभाव नहीं था और वे राज्य को अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रभावित कर सकें। अगला कारण पुर्तगाल में सम्राट जो निरंकुश था तथा इसके अतिरिक्त धर्म के मामलों में पुर्तगाली असहिष्णु एवं धर्मान थे और कई स्थानों पर उन्होंने लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन किया। अगला फितोरिया मात्र एक व्यापारिक अड्डा था जिसे क्षेत्रीय राज्य के रूप में बदलने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। अगला पॉइंट पुर्तगालियों ने स्वयं का एकाधिकार व्यापार के मुनाफों तक ही सीमित रखा। पुर्तगालियों ने स्वयं का एकाधिकार व्यापार के मुनाफों तक ही सीमित रखा। अगला उनका नियंत्रण कुछ क्षेत्रों उत्तरी अफ्रीका, दीव, दमन, गोवा, तिमोर और मकाओ तक ही सीमित रह गया। अगला पॉइंट भारतीय शासकों जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता।
अगला, उन्होंने डकैती और लूटमार को अपनी नीति का भाग बनाया तथा उन्हें डचों और अन्य यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा। इसके अतिरिक्त वास्तव में पुर्तगाली आर्थिक और राजनीतिक रूप से दूसरी पश्चिमी शक्तियों से प्रतिस्पर्धा करने में अक्षम थे। अगला है, ब्राजील की खोज के बाद उनका भारत की ओर ध्यान कम हो गया और उन्होंने ब्राजील पर ध्यान ज़्यादा दिया। इसके अतिरिक्त पुर्तगाल में उनके उद्योग धंधे अधिक विकसित नहीं हो पाए और वे वितरक के रूप में व्यापार करते रहे। पुर्तगाली व्यापारियों पर पुर्तगाली राजा का अत्यधिक नियंत्रण का होना भी उनके पतन का एक कारण था। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर जो इनका एक पुर्तगालियों का व्यापारिक घटनाक्रम है उसको एक बार देख लेते हैं। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने कालीकट तक की यात्रा की। 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला दुर्ग कोच्चिन में स्थापित किया। फिर 1505 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना दूसरा दुर्ग कन्नूर में स्थापित किया। फ्रांसिस्को अल्मीडा को भारतीय क्षेत्र का गवर्नर बनाया गया 1505 में, और 1509 में अल्मीडा ने गुजरात और मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित किया तथा 1509 ईस्वी में अल्फांस डी अल्बुकर्क को वायसराय बनाया गया। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर गोवा पर अधिकार कर लिया 1510 में। 1511 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मलाया द्वीप में स्थित मलक्का पर अधिकार कर लिया। 1515 ईस्वी पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज जो स्टेट है पर अधिकार कर लिया, और वायसराय 1515 में ही वायसराय अल्बुकर्क की मृत्यु होती है। 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की राजधानी बनाया। और 1535 ईस्वी में पुर्तगालियों ने द्वीप पर अधिकार कर लिया। 1559 में पुर्तगालियों ने दमन पर अधिकार कर लिया। दमन द्वीप एक ही अगल बगल है। 1566 ईस्वी में पुर्तगालियों एवं तुर्कों के बीच समझौता होता है और 1596 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर कर दिया। 1612 ईस्वी में सूरत में पुर्तगालियों को पराजित कर अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया। कहाँ पर? सूरत में। और पुर्तगालियों ने पहला कहाँ बनाया था? कोच्चिन में, फिर दूसरा कन्नूर में। 1641 ईस्वी मलक्का दुर्ग पुर्तगालियों से डचों ने छीन लिया। 1659 ईस्वी में श्रीलंका पुर्तगालियों के हाथ से बाहर चला गया और 1663 मालाबार के सभी दुर्गों को डचों ने जीतकर पुर्तगालियों को भारत से निर्णायक रूप से बाहर खदेड़ दिया। अब बात करते हैं डच के बारे में, इनके आगमन एवं इनकी गतिविधियों के बारे में। स्पेन का पतन होने के पश्चात पुर्तगाली शक्ति बिखर गई और 17वीं शताब्दी के मध्य तक डचों ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया। 16वीं शताब्दी से ही डच अपनी वाणिज्यिक और नौसैनिक शक्ति को बढ़ा रहे थे। वे पुर्तगालियों द्वारा लाए गए पूर्व के सामान को लिस्बन से एंटवर्प पहुंचाया करते थे। लिस्बन पुर्तगाल में है, ठीक है, तो लिस्बन से एंटवर्प पहुंचाया करते थे जहां से वह यूरोप के बाजारों में पहुंचाया जाता था। डचों ने व्यापारिक संगठन और तकनीक तथा जहाजरानी में नवीन प्रयोग किए। 17वीं शताब्दी में उन्होंने फ्लूट शिप का निर्माण किया जो अपने आप में एक अनोखी और अद्भुत जहाज था। यह फ्लूट शिप बेहद हल्का था और इसे खेने के लिए कम लोगों की जरूरत पड़ती थी। इससे आने जाने के खर्चे में कटौती हुई। डच जहाज भारी और धीमी गति से चलने वाले पुर्तगाली जहाज़ों से श्रेष्ठ सिद्ध हुए। डचों ने नीदरलैंड से स्पेन वासियों को हटाने के लिए कड़ा संघर्ष किया था। उन्होंने एक राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत भी पुर्तगालियों से मसाले का व्यापार छीनने का भी संकल्प किया। डचों ने अंग्रेजों की भांति भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को एक नया मोड़ दिया था। डचों की व्यापारिक कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह पूर्णतः व्यापारिक संस्था थी। 17वीं शताब्दी में हॉलैंड यूरोप में आरंभिक वाणिज्यवादी गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। 17वीं शताब्दी में हॉलैंड जो था वो यूरोप में आरंभिक वाणिज्यवादी गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। एम्स्टर्डम में 1609 ईस्वी में एक्सचेंज बैंक तथा 1614 ईस्वी में क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम आरंभ हुआ। एशियाई वस्तुओं की बिक्री एम्स्टर्डम में होने लगी। एशियाई वस्तुओं की जो बिक्री है वो एम्स्टर्डम में होने लगी, जिससे कि यह पुनः निर्यात व्यापार का एक मुख्य केंद्र बन गया। और ईसाई वस्तुओं के व्यापार द्वारा अधिक मुनाफा कमाने की महत्वाकांक्षा ने डचों को हिंद महासागरीय एवं एशियाई क्षेत्रों की ओर प्रवृत्त किया। यदि आपसे पूछा जाए कि एम्स्टर्डम कहाँ पर है, तो एम्स्टर्डम आपका नीदरलैंड में है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। यह एक वाणिज्यिक उद्यम था जिसने डच को पूर्व की यात्रा करने के लिए प्रवृत्त किया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी यह एक वाणिज्यिक उद्यम था जिसने डच को पूर्व की यात्रा करने के लिए प्रवृत्त किया। कॉर्नेलिस डी
हाउटमेन पहला डच था जो 1596 में सुमात्रा और बनताम पहुंचता है। इसने डच को आगामी उद्यम के लिए प्रोत्साहित किया और अगले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय व्यापार के लिए एक नई कंपनी बनाई है। मार्च 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित उद्घोषणा से डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई, जिसमें कई स्वतंत्र एवं समृद्ध डच व्यापारी सम्मिलित हो गए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की कुल आरंभिक पूंजी कितनी थी? एक सेकेंड, ये जो थी 65 लाख गिल्डर थी। गिल्डर वहाँ का करेंसी है। इस कंपनी को भूमध्य सागर के पूर्व में व्यापार करने की अनुमति मिली थी। कंपनी का पूर्वी केंद्र बेटविया में स्थित था। भारत में डच फैक्ट्रियों की स्थापना की बात करें तो डचों ने भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्रों में पुर्तगाली सत्ता को चुनौती देते हुए अनेक बस्तियों और व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। भारत में डच संस्थापना की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि पुलिकट झील आपको याद होगा आंध्र और तमिलनाडु की सीमा पर है। तो पुलिकट स्थित गेल्ड्रिया के दुर्ग को छोड़कर शेष बस्तियां अदुर्गीकृत थीं। ठीक है, केवल आपका पुलिकट स्थित गेल्ड्रिया का जो दुर्ग था वही जो है दुर्गीकृत था, बाकी अन्य सभी अदुर्गीकृत थे। मसाला भारत के पूर्वी भाग, पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तट पर डचों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में, तो ध्यान रखिएगा डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगती है? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, तो 1610 में मसूलीपट्टनम में, पुलिकट में 1616 में ईस्वी में, एक सेकंड, नहीं थोड़ा गड़बड़ हो गया, 1605 मसूलीपट्टनम में 1605 में। ठीक है, सबसे पहले 1605 में मसूलीपट्टनम में, फिर 1610 ईस्वी में पुलिकट है, फिर 1616 ईस्वी में सूरत में, बिमिलीपट्टनम में 1641 ईस्वी में, और 1645 में करिकल में, 1653 में चिंसुरा में, 1658 में कासिम बाजार, पटना, बालाशोर और नेगा पट्टम में, तथा 1663 ईस्वी में कोच्चिन में डचों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। भारत के अतिरिक्त वाह्य सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी डचों ने अपना प्रभुत्व जमाया था। डचों ने 1605 ईस्वी में अम्बियोना, 1619 में मसाला द्वीप तथा 1658 ईस्वी में श्रीलंका जीते। 1641 ईस्वी में मलक्का में भी डचों की पुर्तगालियों पर विजय हुई। भारत में व्यापारिक धाक जमाने में डचों को स्थानीय शासकों से व्यापारिक सुविधाएं मिली। गोलकुंडा के सुल्तान, जिंजी, मदुरै और तंजौर के नायकों ने डचों को कम शुल्क पर व्यापार करने की छूट दी। कोच्चिन के मुट्टा शासन ने विशेष व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था पुडक्कड़ और क्रांगनूर के मध्य क्षेत्र में काली मिर्च के व्यापार पर एकाधिकार। उत्तरी तथा दक्षिणी कोरोमंडल में डचों को चुंगी में रियायत मिली तथा वस्त्र व्यापार में उन्हें मुहर शुल्क से मुक्त कर दिया गया, जबकि अन्य विदेशी व्यापारिक कंपनियों को यह कर जो मुहर शुल्क था यह देना पड़ता था। पुर्तगाली सत्ता पर डचों का प्रहार। डचों की व्यापारिक संस्था वोग, जो उनकी कंपनी थी, एक नवीन प्रकार की संस्था थी और डचों के इस प्रयोग से पुर्तगालियों की व्यापारिक सत्ता को तोड़ने में मदद मिली। मुनाफे और पूंजी पर नियंत्रण तथा उनके निवेश द्वारा स्थायी पूंजी का निर्माण कंपनी की मुख्य कार्यनीति थी, मतलब पॉलिसी थी इनकी। 1632 ईस्वी में हुगली क्षेत्र से पुर्तगालियों को डचों ने हटाना शुरू किया। 1658 ईस्वी में श्रीलंका से डचों ने पुर्तगालियों को हटाया। 1658 में, फिर 1659 में तंजौर तट पर स्थित नेगापट्टम डचों ने पुर्तगालियों से जीत लिया। डच व्यापार की बात करें तो एशियाई संपर्क के आरंभिक चरण में डच मूलतः काली मिर्च एवं अन्य मसालों के प्रति रुचि रखते थे। चूंकि ये मसाले मुख्यतः इंडोनेशिया में मिलते थे, अतः डचों का वह मुख्य केंद्र बन गया। इन्होंने कोरोमंडल तट से भारतीय वस्त्रों को दक्षिण पूर्व एशिया में लाकर भारी मुनाफा कमाया। मद्रास के दक्षिण में से ड्रासपट्टम, देखिए मद्रास के दक्षिण में से ड्रासपट्टम विशेष वस्त्र हेतु प्रसिद्ध था। एशियाई व्यापार में पुर्तगाली सर्वोच्चता को तोड़ने के लिए डचों ने उनके जहाज़ों पर प्रहार किया और स्थलीय अड्डों पर आक्रमण किए। मसूलीपट्टनम से नील का निर्यात किया जाता था। डचों ने सोरे के निर्यात व्यापार को बहुत प्रोत्साहित किया। अफीम, रेशम और सूती वस्त्र को जावा और चीन में बेचकर डचों ने लाभ कमाया। डच दलालों के माध्यम से बुनकरों से संपर्क करते थे। वैसे कभी कभी वे कारीगरों को सीधा रोजगार भी देते थे। गोलकुंडा के एक गांव के निवासी जब लगान नहीं चुका सके तो डचों ने लगान की रकम चुकाकर उनसे सेवाएं प्राप्त की। 1650 के दशक में डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं रेशम की चक्री का उद्योग स्थापित किया था। डच अंग्रेज संघर्ष की बात करें, समस्त 17वीं शताब्दी के दौरान डच ने पुर्तगालियों के प्रभाव को समाप्त करके पूर्व में मसाले के व्यापार पर एकाधिकार सुनिश्चित कर लिया। मसाले के व्यापार पर उनके
अधिकार, कंपनी की संपत्ति और उनकी योग्यता ने इन नियंत्रित अंतर एशियाई व्यापार पर डच ने देखिए योग्यता ने इन सभी क्षेत्रों में व्यापार में उनके एक बड़े हिस्से को सुनिश्चित किया। यहाँ फिर से देख लें, देखिए मसाले के व्यापार पर उनके अधिकार, मतलब डचों के व्यापार अधिकार, कंपनी की संपत्ति और उनकी योग्यता ने इन सभी क्षेत्रों में व्यापार में उनके एक बड़े हिस्से को सुनिश्चित किया। पुर्तगालियों द्वारा नियंत्रित अंतर एशियाई व्यापार पर डच ने कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों के नियंत्रित क्षेत्रों गोवा, मालाबार के कारखाने और श्रीलंका के साथ उनके दालचीनी के व्यापार पर कई आक्रमण किए गए। व्यापार के दिनों में गोवा को चारों तरफ से बंद कर दिया गया। 1641 ईस्वी में मलक्का पर कब्जा कर लिया गया और 1655-56 में कोलंबो और 1659-63 में कोच्चिन पर कब्जा हासिल कर लिया गया। इसके साथ ही डचों ने वास्तविक रूप से पुर्तगालियों का वर्चस्व समाप्त कर दिया। इसके साथ ही डचों ने जो है वास्तविक रूप से पुर्तगालियों का वर्चस्व समाप्त कर दिया, लेकिन अंग्रेजों के रूप में उनका एक प्रतिद्वंदी बाकी था। उन्होंने यमुना घाटी और मध्य भारत में नील का उत्पादन कपड़ा एवं सिल्क का बंगाल, गुजरात एवं कोरोमंडल, बिहार में साल्टपीटर मतलब सोरा और अफीम तथा चावल का उत्पादन गंगा घाटी में किया। मतलब देखिए नील मध्य भारत में यमुना घाटी और मध्य भारत में नील का उत्पादन, कपड़ा और सिल्क का बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल में, और बिहार में साल्टपीटर और अफीम तथा चावल का उत्पादन गंगा घाटी में किया। 17वीं शताब्दी के मध्य से भारत तथा हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रभुता की स्थापना के लिए डच और अंग्रेजों में संघर्ष आरंभ हो गया। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 3 आंग्ल डच युद्ध जो है यूरोप में लड़े गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 3 आंग्ल डच युद्ध यूरोप में लड़े गए, जिनमें अंग्रेजों की विजय हुई। उल्लेखनीय है कि 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को मुगल व्यापारिक फरमान मिलने पर डच शक्ति पिछड़ने लगी। तीसरे एंग्लो डच युद्ध जो कि 1672 से 74 में होता है, तीसरे एंग्लो डच युद्ध में सूरत और बॉम्बे की अंग्रेजों की नई बस्ती के बीच संचार निरंतर ध्वस्त होने लगे। 2-3 अंग्रेजी जहाज़ों पर बंगाल खाड़ी में कब्जा कर लिया। फिर 1659 ईस्वी में बेदरा युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजित होने पर भारत में डच महत्वाकांक्षा चकनाचूर हो गई और डच शक्ति पूर्वी एशिया के द्वीपों तक सिमट कर रह गई। डचों के पतन की बात करें तो लगभग 3 शताब्दियों तक पूर्वी द्वीप समूहों पर डचों का अधिकार रहा, 3 शताब्दियों तक। परंतु अंग्रेजों ने भारत में उन्हें स्थापित नहीं होने दिया। ठीक है, पूर्वी द्वीप समूहों पर थे, परंतु ये जो है भारत में नहीं स्थापित हो पाए। जिस शक्ति के साथ डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था, वह शक्ति अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में काम नहीं आ सकी। आरंभिक वर्षों में डचों में अंग्रेजों के बीच अच्छे संबंध थे, किंतु बाद में व्यापारिक प्रतिद्वंदिता के कारण वे एक दूसरे के शत्रु बन गए। आरंभ में डचों ने कुछ हद तक अंग्रेजों का मुकाबला भी किया, परंतु बाद में अंग्रेजों ने उन्हें दबा दिया। डच कंपनी राष्ट्रीय अधिकारिता में थी, जिससे डच कर्मचारियों में अंग्रेजी कंपनी के कर्मचारियों के समान नेतृत्व की भावना तथा उत्साह का अभाव था। डच कंपनी के अधिकारियों का वेतन बहुत कम था, इसलिए वे अपने निजी व्यापार में ही ज़्यादा सक्रियता दिखाते थे। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वे कंपनी के हितों की अनदेखी करते थे। अधिकारियों की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण डच कंपनी की स्थिति निरंतर खराब होती गई। हॉलैंड लंबी अवधि तक पराधीन रहा था, इसलिए उसके पास साधनों की पर्याप्तता नहीं थी, जबकि दूसरी ओर इंग्लैंड सदा स्वाधीन रहा था और उसके पास साधनों की प्रचुरता थी। इसलिए इंग्लैंड अपनी इच्छा के अनुसार साधनों में शक्ति में वृद्धि करने तथा आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग करने में भी सफल रहा। बाद के वर्षों में डच व्यापारियों ने भारत की अपेक्षा दक्षिण पूर्वी एशिया के मसालों के द्वीपों की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। इन्हीं द्वीपों में अपनी विकासात्मक गतिविधियों को केंद्रित करने के कारण डचों को भारत में स्थित अपनी बस्तियों से हाथ धोना पड़ा। यूरोप में अपनी स्थिति खो देने तथा समुद्र पर अधिकार खो देने के पश्चात कोई भी शक्ति पूर्व में अपनी प्रमुखता नहीं बनाए रख सकती थी, और ऐसा ही डचों के साथ भी हुआ। डचों ने यूरोप में फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों से युद्ध करके अपनी शक्ति में ह्रास कर लिया था, और इस कारण वे पूर्व में अपने साम्राज्य को कायम रखने में असफल हो गए पूर्व में। अब अंग्रेजों की बात करते हैं। अंग्रेजों का आगमन एवं सफलता। उन यूरोपीय शक्तियों में जिन्होंने भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्र में आकर नवीन व्यापारिक गतिविधियां आरंभ की थीं, अंग्रेज सर्वाधिक सफल एवं प्रभावोत्पादक सिद्ध हुए। गौर करने लायक बात यह है कि पूर्वी देशों की ओर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज अपेक्षाकृत देर से आए, किंतु वे शेष यूरोपीय शक्तियों को हराते हुए सबसे आगे निकल गए। इसकी मुख्य वजह यह थी कि अंग्रेज भारत सहित एशियाई व्यापार के स्वरूप को समझने में सफल रहे और उन्होंने इसके लिए सैनिक राजनीतिक शक्ति का सहारा लिया। मौलिक कारण यह था कि इंग्लैंड की उपभोक्ता संस्कृति, औद्योगिक विकास, मांग व आपूर्ति का संतुलन तथा अनुकूल राजनीतिक स्थिति ने
पूंजी निवेश की प्रवृत्ति को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया। तो यहाँ ध्यान इस पॉइंट को याद रखिए। मौलिक कारण यह था कि इंग्लैंड की उपभोक्ता संस्कृति, औद्योगिक विकास, मांग व आपूर्ति का संतुलन तथा अनुकूल राजनीतिक स्थिति ने पूंजी निवेश की प्रवृत्ति को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक एशियाई वस्तुएं यूरोप में पहुंचने लगी थीं। इस लाभ के व्यापार ने अंग्रेजों को पूर्व की ओर आने के लिए प्रेरित किया। 1599 ईस्वी में एक दुस्साहसी व्यापारी मिल्डन हॉल भारत आता है। मिल्टन हॉल जो है वो भारत आता है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम का चार्टर की बात करते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होती है। पूर्व में अंग्रेजों या इंग्लैंड के व्यापार के संदर्भ में प्रथम महत्वपूर्ण कदम 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में उठाया गया, जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर या आदेश पत्र जारी करके गवर्नर और लंदन की कंपनी के व्यापारियों को पूर्व में व्यापार के विशिष्ट अधिकार प्रदान किए। प्रारंभ में यह विशेषाधिकार 15 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए प्रदान किए गए, जिन्हें मई 1609 में एक नवीन चार्टर या आदेश के माध्यम से अनिश्चित काल के लिए विस्तारित कर दिया गया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। प्रारंभ में अंग्रेजों की जो कंपनी बनी थी वो 15 वर्षों के लिए व्यापार करना था पूर्व में, बाद में इसमें परिवर्तन करके इसे अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया। शुरुआती वर्षों में सामान्य तौर पर व्यापारियों के एक समूह का एक स्वतंत्र बेड़ा भेजा जाता था। ऐसी यात्रा से प्राप्त लाभ को वे आपस में बांट लेते थे। वित्तीय दृष्टि से ईस्ट इंडिया कंपनी डच कंपनी की तुलना में छोटी कंपनी थी। अपनी प्रथम व्यापार यात्रा में डच कंपनी की तुलना में कम आमदनी हुई। इसके बावजूद अंग्रेजी कंपनी की एक विशेषता यह थी कि उसका संगठन बड़ा ही सहज था। इसमें 24 निदेशकों का समूह था, जिनका चुनाव प्रत्येक वर्ष शेयर होल्डर्स की आम सभा में होता था। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ध्यान मसाले के व्यापार, विशेष रूप से इंडोनेशिया से काली मिर्च और मसाला प्राप्त करने वाले द्वीप तक केंद्रित रखा। प्रथम 12 वर्षों तक इन्हें प्रत्येक वर्ष 20% लाभ होता रहा। शीघ्र ही अंग्रेजों ने भारत की वस्तुओं, विशेषकर कपड़े का महत्व समझा और वे इसका उपयोग मसाला खरीदने के लिए करने लगे। गुजरात में सूरत में कारखाना खोलने की योजना बनाई गई और कैप्टन विलियम हॉकिंस को मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा गया, जो 1609 में आगरा पहुंचता है, कैप्टन विलियम हॉकिंस। किंतु पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। कैप्टन विलियम हॉकिंस को जब 1611 ईस्वी में कैप्टन मिड लेटन ने सूरत के निकट स्वाली होल में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया, तो मुगल सम्राट जहांगीर ने प्रभावित होकर 1613 ईस्वी में सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी। इससे पूर्व 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अंग्रेज एक कारखाना स्थापित कर चुके थे। मतलब सबसे पहले उन्होंने कहाँ स्थापित किया था? मसूलीपट्टनम में, फिर सूरत में। बाद में पश्चिमी तट के अनेक स्थानों पर उन्होंने कारखाना खोलने की अनुमति मिली उन्हें। हॉकिंस एवं थॉमस रो की बात करें, जैसा कि विलियम हॉकिंस 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा, लेकिन सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति प्राप्त करने में असफल रहा। सन 1615 में सर थॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा गया, जो 1619 ईस्वी तक वहां रुका। यद्यपि वह मुगल शासक जहांगीर के साथ वाणिज्यिक संधि करने में असफल रहा था, मुगल भारत में विभिन्न स्थानों पर कारखाने स्थापित करने के उसने विभिन्न विशेषाधिकार सुनिश्चित किए। ये जो थॉमस रो था, रो ने शाही सहायता प्राप्त करने के लिए अपने कूटनीतिक कौशल का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ उन्होंने पुर्तगालियों के जहाज को लूटना और नष्ट करना जारी रखा और भारतीय जहाज़ों से भारी हर्जाना वसूल करते रहे। उन्होंने अपनी नीति के अंतर्गत चेतावनी, संधियों, षड्यंत्र और आक्रमण का सहारा लिया। तो अंग्रेजों की नीति क्या थी? चेतावनी, संधियाँ, षड्यंत्र और आक्रमण। 1620 ईस्वी के नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को परास्त किया और इसके बाद पुर्तगालियों का खतरा लगभग समाप्त हो गया। 1633 ईस्वी में मुगल सेना ने बंगाल में हुगली से पुर्तगालियों को मार भगाया। अंग्रेजों का व्यापारिक विस्तार की बात करें तो पुर्तगालियों के प्रभाव और शक्ति को समाप्त कर अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में कारखानों की स्थापना की। 1623 ईस्वी तक सूरत और मसूलीपट्टनम के अतिरिक्त भड़ोच और अहमदाबाद में कारखाने खोले गए और कंपनी की सुरक्षा की दृष्टि से इनकी किलेबंदी की गई। 1625 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत की किलेबंदी की। इससे उनकी क्षेत्र विस्तार की और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का पता चलता है। डच एवं मुगल सत्ता से टकराव से बचने के लिए अंग्रेजों ने दक्षिण भारत के छोटे छोटे राज्यों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। 1622 ईस्वी में अंग्रेजों ने मुजपुर पर कब्जा कर लिया। यह एक महत्वपूर्ण विजय थी, क्योंकि इसके पश्चात वह पुर्तगालियों के आक्रमण से सुरक्षित हो गए। अंग्रेजों ने 1639 में स्थानीय राजा से मद्रास लीज पर ले लिया। मद्रास एक बंदरगाह था और अंग्रेजों ने राजा को आधा सीमा शुल्क देने का वादा किया था। इसके बदले में उन्होंने किलाबंदी करने और अपना सिक्का जारी करने का अधिकार प्राप्त कर लिया।
1640 ईस्वी में अंग्रेजों ने विजयनगर शासकों के प्रतिनिधि चंद्रगिरी के राजा से मद्रास छीन लिया। यहाँ पर सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया गया। कहाँ पर? मद्रास में। सेंट जॉर्ज किले का निर्माण कहाँ पे किया गया? मद्रास में, जिसके भीतर कारखाने खोले गए। 1652-54 के दौरान अंग्रेज डच से शत्रुता के कारण भारत के पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों के नज़दीक आ गए। जो अंग्रेज थे वो डच से शत्रुता के कारण भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर पुर्तगालियों के नज़दीक आ गए। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह कर लिया, जिसमें दहेज स्वरूप उसे बम्बई टापू मिल गया। चार्ल्स ने इसे 10 पाउंड वार्षिक के मामूली से किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय जो है वो सूरत से मुंबई लाया गया। ठीक है, 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय जो है कहाँ से कहाँ लाया गया? सूरत से मुंबई लाया गया। और धीरे धीरे सर जॉर्ज ऑक्सेनडेन, जेराल्ड अंगियर और सर जॉन चाइल्ड के प्रशासन के दौरान समृद्धि की तरफ बढ़ने लगा। पूर्वी भारत में कंपनी का बढ़ता प्रभाव। 1630 के बाद पूर्वी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव तेजी से बढ़ा। 1633 में उड़ीसा के बालासोर और 1651 में बंगाल के हुगली में कारखाने स्थापित किए गए। 1633 में उड़ीसा के बालासोर, 1651 में बंगाल के हुगली में कारखाने स्थापित किए गए। बिहार में पटना और बंगाल में ढाका और कासिम बाजार में भी कई कारखाने खुले। 1658 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल तट सेंट जॉर्ज किले के नियंत्रण में आ गए। 1658 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल तट सेंट जॉर्ज किले के नियंत्रण में आ गए। सेंट जॉर्ज किला आपका कहाँ बनाया गया था? अभी हम लोगों ने बात की थी यहाँ पे मद्रास में बनाया गया था। ठीक है, तो देखिए एक सेकेंड आगे देखें। पूर्वी भारत में कंपनी को अपने व्यापार के लिए माल जैसे कपड़े का थान, सिल्क, चीनी और सोरा देश के अंदरूनी हिस्सों में लाना पड़ता था। इसके लिए उन्हें कई जगह चुंगी और सीमा शुल्क देना पड़ता था। कंपनी ने बराबर इन बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न किया। 1651, 1656 और 1672 में प्राप्त फरमानों से उन्हें इन बाधाओं से मुक्ति मिली। अब उन्हें कुछ निश्चित राशि भारतीय राजाओं को देनी पड़ती थी। 1680 में मुगल सम्राट ने कंपनी पर जजिया कर लगाया और इसके बदले में कंपनी को सूरत के अलावा सभी जगह सीमा शुल्क रहित व्यापार करने की अनुमति दे दी। 1680 में मुगल सम्राट ने कंपनी पर जजिया कर लगाया और इसके बदले में कंपनी को सूरत के अलावा सभी जगह सीमा शुल्क रहित व्यापार करने की अनुमति दी। ध्यान रखिएगा, सूरत के अलावा, ठीक है, सूरत में नहीं। कलकत्ता में व्यापार की शुरुआत देखें। 1690 ईस्वी में बंगाल के नवाब इब्राहिम खां ने ईस्ट इंडिया कंपनी को निमंत्रित किया। 1691 ईस्वी में फरमान द्वारा औरंगजेब ने एक निश्चित वार्षिक राशि के बदले में बंगाल में चुंगी रहित व्यापार की अनुमति अंग्रेजी कंपनी को दे दी। शीघ्र ही अंग्रेजों ने सूतानती में एक कारखाना स्थापित कर लिया और इसे किलाबंद कर लिया। 1696 में एक जमींदार शोभा सिंह ने बगावत कर दी। 1698 ईस्वी में 1200 रुपये में कंपनी ने जमींदार अर्थात राजस्व वसूलने का अधिकार खरीद लिए। इससे उन्हें सूतानती, गोविंदपुर और कलकत्ता गांव की जिम्मेदारी मिल गई। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने 90 वर्षों के अंदर 3 प्रमुख बंदरगाहों बम्बई, मद्रास और कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। 17वीं शताब्दी के मध्य तक डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सफाया हो गया। 1700 ईस्वी में बंगाल के कारखाने प्रेसिडेंट और परिषद के अधिकार में आ गए। 1700 ईस्वी में बंगाल के कारखाने प्रेसिडेंट और परिषद के अधिकार में आ गए, जिसका मुख्यालय फोर्ट विलियम नामक किलेबंद बस्ती में था। फोर्ट विलियम नामक किलेबंद बस्ती में था। तो फोर्ट विलियम आपका कलकत्ता में था। ठीक है, कलकत्ता नाम का अंग्रेजीकरण करके कलकत्ता जो था कलिकत्ता एक गांव था पहले। ये देखिए यहाँ पर कलकत्ता एक गांव था, तो इस कलकत्ता का नाम का अंग्रेजीकरण करके कलकत्ता कर दिया गया। तब इस बस्ती का तेजी से विकास हुआ। फरुखसियर फरमान एवं कंपनी व्यापार का विस्तार की बात करें तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया और अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाते हुए कई छूटें और विशेषाधिकार प्राप्त किए। 1717 ईस्वी में जॉन सारवैन की अध्यक्षता में अंग्रेजी शिष्टमंडल मुगल सम्राट फरुखसियर से फरमान पाने में सफल रहा, जिससे 1691 के फरमान के निमित्त सुविधाएं गुजरात एवं दक्कन में बढ़ा दी गई। 1717 में मुगल बादशाह फरुखसियर ने एक शाही फरमान जारी करके कंपनी को विभिन्न विशेषाधिकार प्रदान किए। इसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता के आसपास के और अधिक क्षेत्रों में राजस्व वसूलने का अधिकार प्रदान किया गया। 10,000 रुपये सालाना राशि देने के एवज में सूरत के सभी करों से उन्हें मुक्ति मिल गई।
कंपनी को बिना शुल्क दिए बंगाल में मुक्त रूप से व्यापार करने की छूट मिली, जिसके बदले में कंपनी को 30,000 रुपये की रकम वार्षिक रूप से अदा करनी थी। बम्बई में ढाले गए कंपनी के सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में वैधता प्रदान करने की भी घोषणा की गई। कंपनी के हैदराबाद के पुराने विशेषाधिकारों को बनाए रखा गया और इस क्षेत्र में उन्हें कर छूट दी गई इत्यादि विशेषाधिकार इसमें शामिल थे। इस प्रकार के इन्हें विशेषाधिकार दिए गए, छूटें दी गई। पुर्तगालियों डचों के साथ अंग्रेजों के संघर्ष की बात करें तो स्वयं को स्थापित करने में एक और अंग्रेजी कंपनी को मुगल और भारतीय राज्यों से निपटना पड़ा, तो दूसरी ओर उन्हें पुर्तगालियों डचों से भी लोहा लेना पड़ा। 17वीं शताब्दी के शुरुआती 3 दशकों में उन्हें पुर्तगालियों का सामना करना पड़ा। 1630 ईस्वी में मैड्रिड संधि के पश्चात अंग्रेजों और पुर्तगालियों की सत्ता समाप्त हुई। 1630 में मैड्रिड संधि के पश्चात अंग्रेजों और पुर्तगालियों की 1634 ईस्वी में सूरत स्थित अंग्रेजी कारखाने के अध्यक्ष और गोवा स्थित पुर्तगाली वायसराय के बीच एक दूसरी संधि होती है। तो 1634 में सूरत स्थित अंग्रेजी कारखाने के अध्यक्ष और गोवा स्थित पुर्तगाली वायसराय के बीच में, जिसके अनुसार भारत के वाणिज्यिक मामलों में दोनों देशों ने एक दूसरे की सहायता करने का निर्णय लिया। 1654 ईस्वी में पुर्तगालियों ने पूर्व के व्यापार पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार कर लिया और 1661 ईस्वी की संधि के पश्चात अंतर्गत भारत के डचों के विरुद्ध दोनों एकजुट हो जाते हैं। डच व्यापारिक शक्ति के संदर्भ में गौर करें तो स्पष्ट होता है कि डचों ने मसाले के व्यापार से न केवल पुर्तगालियों को निष्कासित कर दिया था, अपितु दक्षिण पूर्वी एशिया में अंग्रेजों को भी मार भगाया था। दक्षिण पूर्वी एशिया में यदि डचों की रुचि मुख्य रूप से मसाला उत्पादक द्वीपों में थी, पर उन्होंने पुलिकट 1610, सूरत 1616, चिंसुरा 1653, कासिम बाजार, बरंगगौर, पटना, बालाशोर और नागपट्टनम 1659 और कोच्चिन 1663 में अपने कारखाने भी खोल रखे थे। डच अंग्रेजों की अपेक्षा सुरक्षित स्थिति में थे। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया पर अपना अधिकार जमा रखा था, इसलिए उन पर अंग्रेजों की तरह भारत में राज्य क्षेत्र हासिल करने का दबाव नहीं था। 1653-54 के बाद कई बार डचों और अंग्रेजों की सत्ता मुठभेड़ की स्थिति में पहुंच गई। इसी समय 1653-54 के बाद कई बार डचों और अंग्रेजों की सत्ता मुठभेड़ की स्थिति में पहुंच गई। इसी समय डच जहाजी बेड़े स्वाली के निकट पहुंच गए और अंग्रेजों को सूरत में अपना कारोबार स्थगित करना पड़ा। 1667 में डच व्यापार में भारत स्थापित अंग्रेजी अड्डों को छोड़ने के लिए राजी हो गए और अंग्रेजों ने इंडोनेशिया पर अपना दावा छोड़ दिया। इस प्रकार दोनों शक्तियों ने पारस्परिक समझौता कर लिया। इसके बावजूद अंग्रेज निरंतर डचों को भारत भूमि से बाहर निकालने का प्रयत्न करते रहे और डचों ने देशी व्यापार तक स्वयं को सीमित कर लिया। 18वीं शताब्दी में डचों का तेजी से पतन हुआ, अंग्रेजों के विशेषाधिकारों में वृद्धि हुई और उन्होंने कई वस्तुओं के व्यापार पर नियंत्रण कर लिया। अंत में 1695 ईस्वी में अंग्रेजों ने डचों को भारत से निकाल कर बाहर किया। 1695 में अंग्रेजों ने डचों को भारत से निकाल कर बाहर किया, जिससे उनका भारत अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गया। अंग्रेजों के व्यापार में विस्तार के प्रभाव के बारे में बात करें तो अंग्रेजों ने शीघ्र ही अरब सागर और फारस की खाड़ी पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेज भारत से वस्त्र, नील, शोरा, मसाले, मलयम इत्यादि ले जाते थे। तो ध्यान रखिएगा कि अंग्रेज यहाँ से क्या ले जाते थे, तो वस्त्र, नील, शोरा, मसाले, मलमल इत्यादि। आरंभ में अंग्रेजों द्वारा भारतीय वस्तुओं का बड़े पैमाने पर आयात किए जाने के कारण भारतीय दस्तकारी को बहुत लाभ पहुंचा। बड़े बड़े भारतीय व्यापारी कंपनी के मध्यस्थ व्यापारी के रूप में काम करने लगे। अपनी समकालीन यूरोपीय तथा भारतीय शक्तियों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपना राजनीतिक प्रसार आरंभ कर दिया ताकि व्यापारिक आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। इसी क्रम में अंग्रेज भारत में मुगलों की वैकल्पिक शक्ति के रूप में उभरे। 1764 ईस्वी तक बंगाल विजय के बाद से तो अंग्रेजों ने ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापार को स्वरूप प्रदान किया। अब फ्रांसीसियों के बारे में बात करते हैं तो अंग्रेजों के बाद फ्रांसीसी आते हैं। फ्रांसीसियों का भारत आगमन अन्य यूरोपीय कंपनियों की भांति फ्रांसीसी कंपनी भी वाणिज्यिक गतिविधियों और विचारों की उपज थी। अन्य समकालीन यूरोपीय शक्तियों की तुलना में फ्रांसीसी शक्ति को भारतीय तटों तक पहुंचने में देर लग गई। फ्रांसीसी 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक मेडागास्कर इत्यादि क्षेत्रों में व्यस्त थे। लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी इतिहास में कई युगांतकारी घटनाओं के क्रम में उसके एक मंत्री कालवर्ट द्वारा 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका नाम थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए, की स्थापना की गई।
यह पूर्णतया राज्याधीन थी, मतलब राज्य के द्वारा निर्मित थी। तो यहाँ ध्यान रखिए, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो फ्रांसीसी कंपनी थी ये किस राजा के समय में इसका निर्माण हुआ था, उसमें फ्रांस का राजा कौन था, तो लुई 14वें के शासनकाल में, ठीक है। और किसके द्वारा स्थापना की गई, तो इसके एक मंत्री काल्बर्ट के द्वारा 1664 में। देखिए 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी केरान के अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा। 1668 ईस्वी में इस दल ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। तो फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया, सूरत में। 1669 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने भारत के पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम, पूर्वी तट मतलब जिधर आपका कोरोमंडल तट है, पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर एक कारखाना स्थापित किया और फ्रांसीसी मार्टिन को सूरत और मसूलीपट्टनम की बस्तियों का उत्तरदायित्व सौंपा गया। 1672 ईस्वी में एडमिरल डे ने गोलकुंडा के सुल्तान से सैंथोम छीन लिया। 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन तथा लेस्पिने ने वलीकोंडपुरम के शासक शेरखा लोदी से एक छोटा क्षेत्र जो है पुंडुचेरी प्राप्त किया। फ्रैंको मार्टिन के नेतृत्व में यही पांडिचेरी का विकास आरंभ होता। हालांकि 1698 ईस्वी में डचों ने पांडिचेरी छीन लिया, किंतु 1697 ईस्वी की रेजविक की संधि से पुनः पांडिचेरी फ्रांसीसियों को दे दी गई। इसी प्रकार 1690 ईस्वी में मुगल गवर्नर से चंद्रनगर फ्रांसीसी कंपनी ने प्राप्त किया। हालांकि 1665 ईस्वी और 1695 ईस्वी के मध्य फ्रांसीसी कंपनी ने 74 सुसज्जित जहाज भारत भेजे थे, लेकिन अंग्रेजों और डचों की तुलना में उनकी गतिविधि अभी भी बेहद कम थी। फ्रांसीसी कंपनी का पुनर्गठन, फ्रांसीसी कंपनी की वित्तीय स्थिति बेहद कमजोर थी, लेकिन 1720 ईस्वी में इसके पुनर्गठन के पश्चात कंपनी की स्थिति बेहतर हुई। 1721 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर कब्जा कर लिया, इससे उनकी नौसैनिक शक्ति में वृद्धि हुई। 1721 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर कब्जा कर लिया, इससे उनकी नौसैनिक शक्ति में वृद्धि हुई और अंग्रेजों से मुकाबला करने की शक्ति अर्जित की। 1725 में मालाबार तट और 1739 में कारिकल पर उन्होंने अपना कब्जा जमाया। तो देखिए 1725 में मालाबार और 1739 में कारिकल पर उन्होंने अपना कब्जा जमाया। इसके बावजूद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी डचों और अंग्रेजों की तुलना में अपनी सरकार पर अधिक निर्भर थी। इसके पास सशक्त संगठन और पर्याप्त पूंजी का अभाव था। इसकी वाणिज्यिक गतिविधियों पर सरकार का अत्यधिक नियंत्रण था, जिससे कंपनी की कार्य क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ा। इसकी नीयत और विकास फ्रांस में हो रही गतिविधियों पर काफ़ी कुछ निर्भर थी। इसके अतिरिक्त 18वीं शताब्दी का फ्रांसीसी समाज अपने समकालीन अंग्रेजी समाज की तुलना में कम सक्रिय था। भारत में फ्रांसीसी शक्ति का प्रसार फ्रांस की वैदेशिक नीति से बहुत अधिक प्रभावित था। 1672 ईस्वी से 1713 ईस्वी के मध्य फ्रांस प्रायः हॉलैंड के साथ लगातार युद्ध में व्यस्त रहा। यही वजह है कि 1706 से 1720 ईस्वी की अवधि में भारत में फ्रांसीसी प्रभाव में भारी ह्रास होता है। इसके बाद 1720 ईस्वी में कंपनी का पुनर्गठन होता है तथा 1742 ईस्वी तक पांडिचेरी के गवर्नर लीनो तथा ड्यूमा के कूटनीतिपूर्ण शासन से फ्रांसीसी प्रभुसत्ता की पुनः प्राप्ति होती है। तो गवर्नर लीनो तथा ड्यूमा 1742 ईस्वी तक भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी गतिविधियों को व्यापार तक ही केंद्रित रखा, परंतु 1742 ईस्वी के बाद फ्रांसीसियों की नीति में आमूल परिवर्तन हुआ और उन्होंने अपना उद्देश्य साम्राज्यवाद का विस्तार निर्धारित किया। 1742 ईस्वी में डुप्ले की फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्ति भारत में फ्रांसीसी व्यापार के इतिहास में एक नया अध्याय की शुरुआत थी। इसके बाद अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य 3 कर्नाटक युद्ध हुए, जिनमें अंतिम हार फ्रांसीसियों की होती है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर बनकर कब आता है, 1742 में। सर्वोच्चता हेतु आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष की बात करें तो देखिए 17वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजों ने पुर्तगाली और डच प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर दिया, लेकिन 18वीं शताब्दी में फ्रांस एक नया प्रतिद्वंदी बनकर सामने आया। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित करने में सफलता पाई थी। 1690-92 के दौरान उन्होंने कलकत्ता में भी व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिया। 18वीं शताब्दी के आरंभिक 2 वर्षों में फ्रांसीसी कंपनी के व्यापार में काफ़ी प्रगति हुई। 18वीं शताब्दी के आरंभिक 2 वर्षों में फ्रांसीसी कंपनी के व्यापार में काफ़ी प्रगति हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंग्लैंड वाली थी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण व्यापार में एकाधिकार एवं राजनीतिक नियंत्रण था। यद्यपि आरंभ में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल उद्देश्य था वो व्यापार मात्र था, तथा
1742 में पौंडीचेरी के गवर्नर पद पर डुप्ले की नियुक्ति के साथ ही उसके राजनीतिक उद्देश्य भी सामने आने लगे। 1746 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। तत्कालीन भारत का स्वरूप एकीकृत न होकर स्थानीय क्षेत्रों में विभक्त था। इस स्थिति का लाभ सभी यूरोपीय कंपनियों को हुआ। दक्षिणी क्षेत्रों में विशेषकर कर्नाटक, मद्रास तथा पौंडीचेरी में राजनीतिक अनिश्चितता कायम थी। 1740 ईस्वी में यूरोप में ऑस्ट्रिया जो देश है, ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध फ्रांस एवं इंग्लैंड के परस्पर संघर्ष का समय रहा। उस युद्ध में इंग्लैंड का विशेष ध्यान ऑस्ट्रिया की ओर था, इसलिए उनका कोई जहाजी बेड़ा मद्रास के समुद्री तट पर तैनात नहीं था, लेकिन वहां फ्रांसीसी जहाजी बेड़ा उपस्थित था। इस स्थिति का फ्रांसीसियों ने पूरा लाभ उठाया और मद्रास पर कब्जा कर लिया। 2 वर्ष बाद यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध की समाप्ति एक्स-ला-सापेल की संधि के साथ होती है। ध्यान रखिएगा, यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध की समाप्ति किस संधि से होती है? तो एक्स-ला-सापेल की संधि से होती है। इस संधि के अनुसार मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी को लौटा दी, क्योंकि पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी का था, उस पर फ्रांसीसियों ने कब्जा किया और फिर से इस संधि के बाद लौटा दिया गया। 1740 से 1765 ईस्वी के बीच अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध चलता रहा। 40 से 65 के बीच में कर्नाटक जो है वो दक्कन के सूबेदार के अधीन एक प्रांत था, जिसका शासन नवाब के हाथों में था। व्यापारिक अधिकार के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो है 3 युद्ध होते हैं। ये 3 कर्नाटक युद्ध देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1740 से 1748, सन याद रखिएगा, कई बार मिलान करने के लिए पूछता है। 1740 से 1748 ईस्वी, यह युद्ध 1740 ईस्वी से 1748 के बीच लड़ा गया। युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से कर्नाटक के नवाब पद के उत्तराधिकार का संघर्ष दृष्टिगोचर हो रहा था, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां लड़ रही थीं। इस युद्ध में फ्रांसीसी शक्ति पूरे समय तक हावी रही, परंतु आपसी मनमुटाव कारण वे लाभ उठाने में असमर्थ रहे। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों की व्यापारिक प्रतिद्वंदिता ही इस युद्ध का प्रमुख कारण था, क्योंकि दोनों कंपनियां एक दूसरे के व्यापार को हानि पहुंचाकर अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही थीं। 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होता है। ठीक है, इस युद्ध का प्रभाव भारत में भी अंग्रेजों फ्रांसीसियों पर हुआ। चूंकि यूरोप में अंग्रेजों फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे थे, इसलिए भारत में भी वो लड़ने लगे। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का समाचार जिस समय भारत पहुंचा, उस समय पौंडीचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था और मद्रास का अंग्रेज गवर्नर मोर्स था। तो ध्यान रखिएगा, उस समय पौंडीचेरी पर फ्रांसीसियों का कब्जा था और मद्रास पर अंग्रेजों का कब्जा था। मद्रास तथा पौंडीचेरी के बंदरगाह कर्नाटक राज्य में आते थे। दोनों ही, ध्यान रखिएगा, दोनों ही जो है कर्नाटक राज्य के हिस्सा थे। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनरुद्दीन से निवेदन किया कि वह अपने राज्य में किसी प्रकार का युद्ध न होने दे। इसके पूर्व उसने मोर्स से भी युद्ध न होने देने का प्रस्ताव किया था। डुप्ले ने कूटनीति का सहारा लिया और आरंभ में अंग्रेजों को शांत करने के पश्चात उसने सितंबर 1746 ईस्वी में मॉरिशस के गवर्नर लोबोर्दोने की सहायता से मद्रास को अपने अधिकार में ले लिया। इस बीच डुप्ले और लोबोर्दोने के बीच मतभेद हो गया तथा लोबोर्दोने ने 4 लाख पाउंड की रिश्वत लेकर मद्रास फिर से अंग्रेजों को सौंप दिया। लोबोर्दोने के मॉरिशस वापस जाने पर डुप्ले ने फिर से मद्रास पर अधिकार कर लिया। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनरुद्दीन को यह आश्वासन दिया था कि वह मद्रास को जीतने के बाद उसे सौंप देगा, परंतु डुप्ले ने ऐसा नहीं किया। इस कारण अनरुद्दीन के पुत्र महफूज खान ने विशाल सेना की सहायता से फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार के समीप नवाब की सेना को पराजित कर दिया। मद्रास तथा नवाब की सेना पर विजयों से फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा जो है वो बढ़ गई और उन्होंने पौंडीचेरी के दक्षिण में स्थित अंग्रेजों की एक अन्य बस्ती फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार करने का प्रयास किया। तो ध्यान रखिएगा, फोर्ट सेंट डेविड कहाँ पर स्थित है? पौंडीचेरी में। ठीक है, कई बार मिलान करने के लिए इन फोर्टों को पूछता है। परंतु लगभग 1.5 वर्ष के घेरे के बाद भी डुप्ले इस बस्ती पर अधिकार करने में असमर्थ रहा। इस बीच इंग्लैंड से भारत में अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना पहुंच गई। इस सहायता से उत्साहित होकर अंग्रेजों ने भी पौंडीचेरी का घेरा डाल दिया, परंतु उस पर अधिकार करने में अंग्रेज भी असफल रहे और उन्हें फोर्ट सेंट डेविड वापस आना पड़ा। 1748 ईस्वी में यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक्स-ला-सापेल की संधि हुई, जिससे यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के परिणामस्वरूप भारत में भी दोनों पक्षों के बीच युद्ध समाप्त हो गया। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध आपका 1740 से 48 तक रहता है, वो भी इसी एक्स-ला-सापेल की संधि के माध्यम से ही समाप्त होता है। इस संधि के प्रावधानों के तहत अंग्रेजों को भारत में मद्रास तथा फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग फिर से प्राप्त हो गए। ठीक है, चूंकि मद्रास में फ्रांसीसियों ने कब्जा किया था और अमेरिका में लुइसबर्ग पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था।
तो ये फिर से वापस लौटा दिए गए एक दूसरे को। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कोई तत्कालिक राजनीतिक प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा। न तो इस युद्ध में से फ्रांसीसियों को कोई लाभ हुआ और न ही अंग्रेजों को। इस युद्ध ने भारतीय राजाओं की कमजोरियों को उजागर किया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय से जल सेना का महत्व बढ़ा और यह स्पष्ट हो गया कि अब भारतीय सेना यूरोपीय सेना से स्पष्ट रूप से कमजोर हो गई है और जिस तक के पास जल सेना मजबूत होगी, भारत में उसी की सत्ता स्थापित होगी। देसी राजाओं की कमजोरियों को जानने के बाद फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने साम्राज्य विस्तार का निश्चय किया। देसी राजाओं की कमजोरियों को जानने के बाद फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने साम्राज्य विस्तार का निश्चय किया। सबसे बढ़कर इस युद्ध ने फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले तथा अंग्रेज सेनापति क्लाइव की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा दिया। तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था और अंग्रेज सेनापति क्लाइव था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1751 से 1755 में होता है। पहला 1740 से 48 में, दूसरा 1751 से 55 में। यह युद्ध 1751 से 1755 ईस्वी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध की पृष्ठभूमि भारतीय परिस्थितियों में निर्मित हुई थी। कर्नाटक में हैदराबाद के निजाम एवं मराठों के हस्तक्षेप से युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी। 1748 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम आसफ जाह निजामुल मुल्क का देहावसान हो जाने पर उसके पुत्र मुजफ्फर जंग तथा नासिर जंग के बीच उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। ठीक उसी समय कर्नाटक में भी इसी प्रकार का संघर्ष कर्नाटक के नवाब अनरुद्दीन तथा भूतपूर्व नवाब दोस्त अली के दामाद चंदा साहब के बीच शुरू हो गया। हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने खुलकर भाग लिया। अंग्रेजों ने हैदराबाद में नासिर जंग का तथा कर्नाटक में अनरुद्दीन का साथ दिया, जबकि फ्रांसीसियों ने कर्नाटक में चंदा साहब और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का साथ दिया। इस कारण एक बार फिर दोनों यूरोपीय शक्तियां आपस में लड़ पड़ी। उधर 1749 ईस्वी में तंजावुर में भी उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में भाग लेकर अंग्रेजों ने देवी कोटाई नामक क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। इससे फ्रांसीसी क्षुब्ध हो गए और अंग्रेजों का विरोध करने लगे। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले चंदा साहब तथा मुजफ्फर जंग से संधि करने के पश्चात अपने समर्थकों को सत्तासीन करने का प्रयत्न करने लगा। डुप्ले ने इन दोनों की सहायता से कर्नाटक के नवाब अनरुद्दीन पर आक्रमण कर दिया। 3 अगस्त 1749 ईस्वी को वेल्लोर के निकट अंबर के युद्ध में पराजित होकर अनरुद्दीन मारा गया। युद्ध क्षेत्र से अनरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली भाग गया। इस तरह कर्नाटक पर चंदा साहब का अधिकार हो गया। डुप्ले की सहायता से प्रसन्न होकर चंदा साहब ने पौंडीचेरी के निकट एक विशाल क्षेत्र फ्रांसीसियों को उपहार स्वरूप प्रदान कर दिया। कर्नाटक में फ्रांसीसी प्रभाव को सीमित करने के लिए अंग्रेजों ने हैदराबाद के नासिरुद्दीन को कर्नाटक के विरुद्ध आक्रमण के लिए प्रेरित किया। 1750 ईस्वी में नासिर जंग ने कर्नाटक पर आक्रमण किया। नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग को बंदी बना लिया। इस समय डुप्ले ने कूटनीति का सहारा लिया और नासिर जंग के सैन्य अधिकारियों को प्रलोभन देकर अपने पक्ष में कर लिया। इन अधिकारियों 1750 ईस्वी के अंत में नासिर जंग की हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब घोषित कर दिया गया, परंतु मुजफ्फर जंग की पद पर आसीन होने से पूर्व ही हत्या कर दी गई। इस स्थिति में नासिर जंग के छोटे भाई सलावत जंग को हैदराबाद का नवाब बनाया गया। सलावत जंग ने फ्रांसीसियों को उपहार स्वरूप उत्तरी प्रदेश प्रदान किया। 1751 ईस्वी में अंग्रेजों की ओर से मद्रास में सैंडर्स को गवर्नर बनाया गया। उसने कर्नाटक में मोहम्मद अली की सहायता के लिए मई 1751 ईस्वी में अंग्रेजी सेना त्रिचनापल्ली की ओर भेज दी। परिस्थितियों को देखते हुए फ्रांसीसियों ने भी चंदा साहब की रक्षा के लिए सेना भेज दी। दोनों ओर से सेना भेजे जाने का कर्नाटक युद्ध क्षेत्र बन गया। इस वर्ष तंजावुर और मैसूर के शासक तथा मराठा सरदार मुरारी राव अंग्रेजों के पक्ष में हो गए, जिससे परिस्थितियां और विकट हो गई। जब अंग्रेज और फ्रांसीसी त्रिचनापल्ली की घेरेबंदी में लगे थे, ठीक उसी समय रॉबर्ट क्लाइव ने गवर्नर सैंडर्स को कर्नाटक की राजधानी आरकट पर आक्रमण करने की सलाह दी। अगस्त 1751 ईस्वी में क्लाइव ने आरकाट पर विजय प्राप्त कर ली। चंदा साहब को जब इसका समाचार मिला तब उसने अपने पुत्र रजा खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना आरकाट की ओर भेजी। रजा खां ने आरकाट में क्लाइव को घेर लिया और उस पर दबाव बनाने में भी सफल रहा, परंतु इसी बीच मेजर लॉरेंस की अध्यक्षता में एक अंग्रेजी सेना क्लाइव की सहायता के लिए पहुंच गई। रजा खां को व्यवस्थापूर्वक पीछे हटना पड़ा। आरकाट में जीत हासिल करने के बाद क्लाइव और लॉरेंस ने अपने कदम आगे बढ़ाया और 1751 ईस्वी में चंदा साहब तथा फ्रांसीसी कमांडर ला को पराजित कर त्रिचनापल्ली पर अधिकार कर लिया। चंदा साहब तत्काल भागने में सफल रहा, परंतु बाद में उसकी हत्या कर दी गई। अंग्रेजों ने चंदा साहब की जगह मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया। विपरीत परिस्थितियों में भी फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने अपना धैर्य बनाए रखा और शीघ्र ही मराठों तथा मैसूर के शासक को अपने पक्ष में कर लिया। उसने तंजावुर के शासक को तटस्थ रहने का परामर्श दिया तथा 1753 ईस्वी में फिर से त्रिचनापल्ली का घेरा डाला। 1753 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की जीत का सिलसिला चलता रहा।
फ्रांस की सरकार डुप्ले की लगातार संघर्ष की नींद से तंग आ गई थी और इसलिए उसने डुप्ले को फ्रांस बुलाने का निर्णय लिया। डुप्ले को फ्रांस बुला लिया गया तथा उसकी जगह गोढ़ियू को गवर्नर नियुक्त किया गया। गोढ़ियू दूरदर्शी राजनीतिक था, इसलिए भारत में अपना पद संभालने के साथ ही अंग्रेजों के साथ समझौते के लिए वार्ताएं शुरू कर दी। 1755 ईस्वी में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच पौंडीचेरी में संधि हो गई और द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है आपका किस संधि से समाप्त होती है? पौंडीचेरी की संधि से समाप्त होती है, ध्यान रखिएगा। पहला आपका कर्नाटक युद्ध 1740 से 48, दूसरा 51 से 55। संधि में इस प्रावधान को केंद्रित किया गया कि दोनों शक्तियां भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगी। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने एक दूसरे के विजित प्रदेशों को वापस कर दिया। यह भी प्रावधान किया गया कि दोनों देशों की सरकारें इसे मान्यता प्रदान कर देंगे तो यह संधि स्थायी होगी। 1755 ईस्वी में फ्रांस तथा इंग्लैंड के बीच सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया और पौंडीचेरी की संधि जो है अप्रासंगिक हो गई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध ने भारतीय इतिहास पर दूरगामी प्रभाव छोड़ा। इस युद्ध के दौरान डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी अंग्रेजों पर हावी रहे थे, किंतु युद्ध के अंतिम समय में डुप्ले को वापस बुला लिया जाने से फ्रांसीसियों का प्रभाव घटने लगा। इस युद्ध के अंत ने भारत में डुप्ले की सफलताओं को खाक कर दिया, जबकि इस समय से रॉबर्ट क्लाइव का महत्व बढ़ने लगा। वस्तुतः पौंडीचेरी की संधि द्वारा अंग्रेजों ने वह सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसकी प्राप्ति के लिए डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी प्रयासरत थे। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में आने वाला समय अंग्रेजों का है। फ्रांसीसी अपने देश की अंतर विरोधात्मक नीतियों के चंगुल में फंसे थे, जबकि अंग्रेजों को उनके देश ने पूर्ण सहयोग किया। वस्तुतः फ्रांसीसी गवर्नर गोढ़ियू ने भारत में फ्रांसीसियों के पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तृतीय कर्नाटक युद्ध आपका 1758 से 1763 ईस्वी, ठीक है। तो पहले दूसरे की बात कर चुके हैं, आप तीसरे की बात करेंगे 1758 से 1763 ईस्वी की। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पौंडीचेरी की संधि से हुई। पौंडीचेरी की संधि अस्थायी साबित हुई। 1756 ईस्वी में यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध ने एक बार फिर भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध का वातावरण उपस्थित कर दिया। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 ईस्वी के बीच लड़ा गया। भारत में अंग्रेजों के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने सेनापति काउंट डी लाली को विशाल सेना के साथ भारत भेजा। लाली अप्रैल 1758 ईस्वी में भारत पहुंचा। जब तक वह भारत पहुंचता तब तक अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। बंगाल विजय से अंग्रेजों की स्थिति सुदृढ़ हो चुकी थी। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने वाटसन के सहयोग से बंगाल में फ्रांसीसियों की महत्वपूर्ण बस्ती चंदनगर पर भी अधिकार कर लिया था। इसी वर्ष अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में 1757 का प्लासी युद्ध में विजय प्राप्त कर बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। लाली ने जो फ्रांसीसी सेनापति था, लाली ने भारत में आने के बाद सबसे पहले अंग्रेजों की बस्ती फोर्ट सेंट डेविड पर घेरा डाला और जून 1758 में उस पर कब्जा कर लिया। फोर्ट सेंट डेविड को जीतने के बाद लाली ने तंजावुर का घेरा डाला। यह घेरा बहुत लंबे समय तक रहा, जिसका पूरा फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों ने एक सैनिक टुकड़ी बंगाल से तंजावुर की ओर भेजी। बाद में लाली को मजबूरीवश तंजावुर पर से घेरा उठाना पड़ा और इससे फ्रांसीसियों के प्रभाव में कमी आई। तंजावुर से खाली हाथ लौटने के बाद लाली ने मद्रास पर घेरा डालने का निर्णय लिया। इसके लिए उसने हैदराबाद के गवर्नर बुर्शी को सहयोग के लिए बुलाया। बुर्शी के हैदराबाद छोड़ने पर अंग्रेजों को लाभ हुआ। अंग्रेज कर्नल फोर्ड ने उत्तरी सरकार पर अधिकार कर लिया और भयवश हैदराबाद का शासक सलावत जंग भी अंग्रेजों के पक्ष में हो गया। फ्रांसीसी मद्रास का घेरा डालने में तो सफल है, परंतु बाद में खाली हाथ ही यहाँ का घेरा भी उठाना पड़ा। मद्रास के घेरे के एक वर्ष बाद तक अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच छोटी मोटी झड़पें होती रही, जिससे फ्रांसीसियों का प्रभाव दिन पर दिन घटता गया। 1759 ईस्वी में अंग्रेजी सेनानायक कुक एक विशाल सेना के साथ मद्रास पहुंचा। 1760 ईस्वी में मद्रास तथा पौंडीचेरी के बीच स्थित वाड़ीवास नामक स्थान में अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह पराजित किया। फ्रांसीसी सेनापति बुर्शी बंदी बना लिया गया। वस्तुतः वाड़ीवास के युद्ध ने भारत में फ्रांसीसियों के भाग का अंत कर दिया। किस युद्ध ने? वाड़ीवास के युद्ध ने। 1763 ईस्वी में यूरोप में फ्रांसीसियों में अंग्रेजों के बीच पेरिस की संधि हो गई। इस संधि के बाद भारत में भी दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष समाप्त हो गया। पौंडीचेरी, चंदनगर आदि प्रदेश संधि के तहत फ्रांसीसियों को लौटा दिए गए, परंतु संधि में यह शर्त भी रखी गई कि फ्रांसीसी भारत में सेना नहीं रख सकेंगे। इस संधि के बाद फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों का विरोध करना छोड़ दिया और अपना सारा ध्यान व्यापार पर केंद्रित कर दिया। पेरिस की संधि ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार के लिए डुप्ले द्वारा रखी गई मजबूत नींव को उखाड़ कर फेंक दिया। फ्रांसीसियों की पराजय ने भारत के लिए राजनीतिक गुलामी का मार्ग खोल दिया। पुर्तगालियों डचों को पराजित करने के बाद फ्रांसीसियों को हराकर अंग्रेजों ने अपना एक छत्र राज्य स्थापित कर लिया यहाँ पर, ठीक है।
फ्रांसीसियों की असफलता के कारणों की बात करें तो नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने संपूर्ण विश्व में अपनी शक्ति का लोहा मनवा रखा था। नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने जो है संपूर्ण विश्व में अपनी शक्ति का लोहा मनवा रखा था और डुप्ले के नेतृत्व में भी वे साम्राज्य विस्तार की ओर तीव्र गति से बढ़ रहे थे। किंतु 1754 ईस्वी में डुप्ले की वापसी और 1758 ईस्वी में काउंट डी लाली को गवर्नर बनाकर भारत भेजे जाने से फ्रांसीसियों की सभी योजनाएं धूल धूसरित हो गईं। डुप्ले ने लगातार संघर्ष और अपनी कूटनीतिक सूझ के द्वारा भारत में फ्रांसीसियों के अनुकूल जिस वातावरण का निर्माण किया था उसे उसके देश के ही आयोग अधिकारियों ने प्रतिकूल बना दिया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद डुप्ले की वापसी के कारण रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों के प्रभाव में नियमित रूप से वृद्धि होने लगी। लाली की अधूरदस्तापूर्ण नीति ने फ्रांसीसियों को उन गतिविधियों की ओर प्रेरित किया जिनसे भारत में उनकी राजनीतिक शक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो गई। भारत में फ्रांसीसियों की पराजय तथा असफलता के लिए अनेक कारण छोटे एवं बड़े स्तर पर उत्तरदायी थे। इन्हीं कारणों की चर्चा यहाँ पर हम करेंगे। तो ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, मेंस और प्री दोनों के लिए, याद रखिएगा। पहला कारण क्या था? अंग्रेजों की व्यापारिक तथा आर्थिक श्रेष्ठता। अंग्रेजों की सफलता का एक कारण यह था कि फ्रांसीसियों की तुलना में उनकी कंपनी आर्थिक दृष्टि से अधिक सुदृढ़ थी। फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेजों ने 1736 से 1756 ईस्वी के बीच लगभग 2.5 गुना अधिक व्यापार किया। युद्ध होने की स्थिति में अंग्रेजों ने अपना पूरा ध्यान व्यापार पर केंद्रित रखा। युद्ध होने की स्थिति में भी अंग्रेजों ने अपना पूरा ध्यान व्यापार पर केंद्रित रखा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति जो है कमजोर नहीं हुई। कंपनी के स्वरूप की बात करें, दूसरा जो कारण था कंपनी के स्वरूप का। फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी संस्था थी, जबकि अंग्रेजी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। इसका प्रभाव यह पड़ा कि फ्रांसीसी कंपनी के कर्मचारियों में लगन एवं निष्ठा की कमी थी। फ्रांसीसी कंपनी को ब्याज एक निश्चित दर पर प्राप्त होता था, इसलिए वह भी कंपनी के कार्यों में अधिक रुचि नहीं लेते थे। फ्रांसीसी कंपनी पर सरकार की नीतियों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता था, जबकि अंग्रेज कंपनी का स्वरूप निजी होने के कारण उस पर सरकारी निर्णयों का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था। तीसरा कारण, अंग्रेजों की बंगाल विजय। बंगाल पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद अंग्रेजों की प्रतिष्ठा तो बढ़ी ही, साथ ही उसे बंगाल का अपार धन एवं जनशक्ति भी प्राप्त हुई। बंगाल से प्राप्त होने वाली आय का प्रयोग वे मद्रास के युद्ध में करते थे। फ्रांसीसियों के पास बंगाल जैसा कोई प्रदेश नहीं था तथा वे दक्षिण तक ही सीमित थे। यद्यपि डुप्ले ने भारत के दक्षिणी भाग को प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाने का प्रयत्न किया तथा बंगाल की खोज के रूप में क्लाइव ने डुप्ले की नीति को विफल कर दिया। चौथा रीजन, डुप्ले की फ्रांस वापसी। फ्रांसीसियों की सफलता का एक मुख्य कारण बना फ्रांस सरकार ने गलत निर्णय के द्वारा 1754 ईस्वी में डुप्ले को वापस बुला लिया। यदि वह भारत में कुछ दिनों तक और टिक जाता तो संभवतः फ्रांसीसियों की स्थिति सुधर जाती। डुप्ले की वापसी के बाद फ्रांसीसियों का वर्चस्व समाप्त होना तय हो गया, क्योंकि भारतीय परिवेश की जितनी जानकारी उसे थी उतनी लाली को नहीं थी। पांचवां, लाली की अदूरदस्ता। डुप्ले की वापसी के बाद जब काउंट डी लाली को फ्रांसीसी प्रतिनिधि बनाकर भारत भेजा गया तब फ्रांसीसी अधिकारियों में परस्पर सहयोग की भावना कम हो गई। लाली एक क्रोधी, अदूरदर्शी और कटुभाषी व्यक्ति था, इसलिए उसके नेतृत्व में फ्रांसीसी अधिकारियों ने पूर्ण निष्ठा नहीं दिखाई। छठा, विलियम पिट की नीति। इंग्लैंड का युद्ध मंत्री जो विलियम पिट था एक कूटनीतिज्ञ था। उसने यूरोप में फ्रांस के विरुद्ध ऐसे अभियान छेड़े जिसमें उलझने के बाद वह भारत में अपनी स्थिति को नियंत्रण में नहीं रख सका। सातवां, यूरोपीय राजनीति। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के दौरान फ्रांस यूरोप के अनेक देशों के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। इंग्लैंड इन युद्धों से बचा रहा क्योंकि यह एक पृथक द्वीप के रूप में स्थित है। यदि आप मैप देखेंगे तो फ्रांस जो है वो मेन जो यूरोप का लैंड है उससे जुड़ा हुआ, जबकि इंग्लैंड जो है एक अलग द्वीप में है ये, ठीक है। तो अंग्रेजों ने इस बीच भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर ली जब फ्रांस जो है अन्य देशों के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। आठवां है अंग्रेजों में परस्पर सहयोग की भावना। अंग्रेज अधिकारियों तथा सेनापतियों में योग्यता के साथ साथ पारस्परिक सहयोग की भावना भी विद्यमान थी। उन्होंने इसी एकता के बल पर फ्रांसीसियों को मात दी, जबकि फ्रांसीसियों में नेतृत्व का मुद्दा और एकता का भाव अंग्रेजों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। नौवां, फ्रांसीसी जल सेना का कमजोर होना। अंग्रेजों के पास बड़ी जल सेना थी तथा जल शक्ति के अन्य साधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। इनका लगभग सभी जल मार्गों पर वर्चस्व था, जिससे व्यापारिक लाभ के साथ साथ उन्हें सामरिक लाभ भी प्राप्त हुआ। डॉलवेल के अनुसार समुद्री शक्ति का प्रभाव ही मुख्य कारण था जो अंग्रेजी सफलता का कारण बना। यद्यपि फ्रांसीसियों के पास थल सेना की प्रचुरता थी तथा जल सेना के अभाव में वह निरर्थक एवं नाकामयाब साबित हुई। निष्कर्षतः भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों की पराजय के कारण आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक तीनों ही थे। इन सभी परिप्रेक्ष्यों में अंग्रेजी शक्ति फ्रांसीसियों की तुलना में प्रभावशाली थी। तो ये तो इनके पतन के या हार के कारण थे। अब हम कुछ अन्य चीज़ों की बात करें। यह हम आगे बढ़ने से पहले भारत में डुप्ले के उत्थान एवं पतन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले
1697 में जन्मा इंडीज कंपनी के धनवान महानिदेशक का पुत्र था। डुप्ले को 1720 में अपने पिता के प्रभाव के आधार पर पौंडीचेरी में एक ऊंचा पद प्राप्त हुआ। उसने निजी व्यापार के माध्यम से पौंडीचेरी में काफ़ी धन अर्जित किया। बाद में उसे फ्रांसीसी कंपनी में नौकरी करने की अनुमति मिली। दिसंबर 1726 में उससे फ्रांसीसी कंपनी के संविधान में व्यापक बदलाव के कारण निलंबित कर दिया गया, जिससे कुछ शंकाएं भी उत्पन्न हुई। 1730 में डुप्ले अपना मुकदमा जीत गया और उसे क्षतिपूर्ति के रूप में चंडीगढ़ का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1741 में उसे भारत में फ्रांसीसी कॉलोनियों का महानिदेशक नियुक्त किया गया। बाद में उसे मुगल बादशाह द्वारा नवाब की उपाधि प्रदान की गई। ध्यान रखिएगा, मुगल बादशाह के द्वारा नवाब की उपाधि जो है डुप्ले को प्रदान की गई थी। इतिहासकारों के अनुसार डुप्ले में व्यापक दृष्टि के साथ साथ राजनीतिक अंतर्दृष्टि के अतिरिक्त एक प्रशासक, एक राजनयिक और एक नेता के गुण मौजूद थे। प्रशासक की भूमिका में डुप्ले को देखें तो 1741 में डुप्ले पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बन गया। उसने देखा कि पौंडीचेरी कई समस्याओं, मराठा आक्रमण, अकाल, बंजर भूमि और कर्नाटक में अव्यवस्थित दशाओं का सामना कर रहा है। इसके अलावा कंपनी के निदेशकों ने उत्तरी अमेरिका में फ्रांसीसी उपनिवेशों को प्रमुखता देने के कारण फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के खर्चों में व्यापक कटौती की। इसके अलावा कंपनी के निदेशकों ने उत्तरी अमेरिका में फ्रांसीसी उपनिवेशों को प्रमुखता देने के कारण फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के खर्चों में व्यापक कटौती की। अतः डुप्ले ने अपनी परिषद के विरोध के बावजूद अधिकारियों के वेतन में कटौती के साथ साथ सार्वजनिक व्यय में कमी की। हालांकि उसने बस्तियों की किलेबंदी के मामले पर निदेशकों के आदेश को न मानने का निर्णय किया। उसने पौंडीचेरी की रक्षा व्यय में वृद्धि की और यहाँ तक कि अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से भी इस पर बड़ी राशि व्यय की। उसने उपनिवेश के व्यापार के विकास के लिए व्यवहारपरक कदम उठाकर दक्षिण भारत में पौंडीचेरी को वाणिज्य स्थान बनाया। बाद में कंपनी के निदेशकों ने डुप्ले द्वारा सही निर्णय लेने के लिए उनकी प्रशंसा की। कूटनीतिक के विशेषज्ञ के रूप में डुप्ले प्रथम 2 कर्नाटक युद्धों का विशेषज्ञ नेता के रूप में डुप्ले की कूटनीति सिद्ध करता है, जिसने भारत पर यूरोपीय जीत का मार्ग प्रशस्त किया। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब का इस्तेमाल अंग्रेजों को उसके शासित क्षेत्र के युद्ध के लिए प्रयोग करने से मना किया। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब का इस्तेमाल अंग्रेजों को उसके शासित क्षेत्र के युद्ध के लिए प्रयोग करने से मना किया, ताकि जब तक फ्रांसीसी सेनाएं पर्याप्त शक्ति प्राप्त नहीं कर लेती पौंडीचेरी को पूरी तरह सुरक्षा प्राप्त हो सके। इसके बदले में नवाब को अंग्रेजों की हार के पश्चात मद्रास सौंपने का वचन दिया गया, लेकिन डुप्ले ने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए नवाब को मद्रास नहीं दिया और सेंट थॉम में उसे पराजित किया। डुप्ले ने इतिहास से उदाहरण देकर कि विशिष्ट परिस्थितियों में किए गए वादे कभी भी निभाए नहीं गए, एडमिरल ला बार्दोनोइस को अंग्रेजों से किए गए वादे को तोड़ने के लिए राजी किया। डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने भारतीय शासकों के आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया। उसने हैदराबाद के लिए मुजफ्फरजंग और कर्नाटक के चंदा साहिब का समर्थन किया और वे सफल हुए, जिसके बदले में उन्होंने डुप्ले को कई सारी छूट प्रदान की। डुप्ले ने वास्तव में भारत में सहायक संधि की प्रथा को स्थापित किया। उसने हैदराबाद में सूबेदार के खर्च पर फ्रांसीसी सेना भी रखा। डुप्ले भारत में असफल क्यों हुआ? डुप्ले को द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना की शुरुआती हार और डुप्ले के राजनीतिक निर्णयों के परिणामस्वरूप कंपनी को भारी कीमत चुकाने के चलते 1754 में वापस बुला लिया गया। कई इतिहासकारों ने इस घटना को कंपनी के निदेशकों की भारी भूल कहा। हालांकि डुप्ले में कुछ कमियां थीं जिन्हें निम्न कर रखा जा सकता है। पहला, डुप्ले जरूर से ज़्यादा आशावादी था और वह काफ़ी लंबे समय तक भी आशा बनाए रखता था, जिससे वह संकटपूर्ण स्थितियों का लाभ नहीं उठा पाता था। दूसरा, डुप्ले के मित्र उसके निरंकुश व्यवहार को पसंद नहीं करते थे। तीसरा, डुप्ले कार्यों का क्रियान्वयन नहीं कर पाता था। वह अभियान की योजना बनाता था, अपने अधीनस्थों को निर्देशित करता था, लेकिन उसने लॉरेंस या क्लाइव की तरह कभी भी युद्धभूमि में सेना का नेतृत्व नहीं किया। फ्रांसीसी त्रिचनापल्ली को हासिल करने में 1752-53 में को हासिल करने में असफल रहे, क्योंकि डुप्ले द्वारा सोची गई योजना को उसे कमांडर क्रियान्वित नहीं कर सके। आगे चलते हैं। अब अन्य यूरोपीयों के बारे में बात करें तो इसमें डेन्स आते हैं। भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन के संदर्भ में डेनमार्क के व्यापारियों डेन्स का उल्लेख करना भी जरूरी है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में होती है। इसने 1620 ईस्वी में तमिलनाडु के त्रेंकोबर के पूर्वी तट पर एक कारखाना स्थापित किया। डेन्स अपनी व्यापारिक गतिविधियों से अधिक मिशनरी गतिविधियों के लिए जाना जाता था। डेन्स ने कलकत्ता के नज़दीक रामपुर में 1755 से मुख्य व्यापारिक बस्ती की स्थापना की और यहाँ उनकी व्यापारिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा। भारत में अपनी वाणिज्यिक अवस्थापनाओं जो कभी भी महत्वपूर्ण नहीं रही 1854 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार को बेच दी गई। यूरोपीय व्यापार की संरचना और तरीकों की बात करें तो जब यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों ने भारत से व्यापार करना शुरू किया तो उनके सामने एक ही समस्या थी कि भारत से लाए गए सामान के बदले भारत को किस चीज़ की आपूर्ति की जाए। उन्हें वित्तीयन की समस्या और एशिया के साथ प्रतिकूल व्यापार संतुलन की समस्या से जूझना पड़ा।
उन्होंने 16वीं शताब्दी में दक्षिण अमेरिका की खानों से सोना और चांदी निकालकर यूरोप को समृद्ध किया और इसका उपयोग अनिच्छुक रूप से पूर्व में आयातित वस्तुओं को खरीदने में भी किया। यह दर्ज किया गया कि 1660 से और 1699 के बीच पूर्व को निर्यातित सोना और चांदी की मात्रा कुल निर्यात का 66%, 66%, 1680 से 89 के मध्य यह प्रतिशत बढ़ करके 87 तक पहुंच गया। अंग्रेजों ने 1700 और 1750 के बीच 270 लाख रुपए कीमत की चांदी और 90 लाख की अन्य वस्तुएं भारत भेजी, लेकिन 1750 के बाद औद्योगिक क्रांति के आगमन के साथ स्थितियों में परिवर्तन होना शुरू हो गया। 1760 और 1809 के बीच 140 लाख रुपए मूल्य की चांदी निर्यात की गई, जबकि अन्य वस्तुओं का निर्यात 485 लाख तक बढ़ गया। वाणिज्यिक विश्वास के अनुसार बुलियन मतलब सोने चांदी की ईंटें का निर्यात किसी देश की अर्थव्यवस्था में समृद्धि के लिए नुकसानदेह होता है यदि इसका निर्यात हो रहा तो। अतः इस दौरान यूरोपीय कंपनियां पूर्व की वस्तुओं के बदले दूसरी चीजें देने का विकल्प ढूंढ रही थीं। अंतर एशियाई व्यापार पर कब्जा करके उन्होंने इस समस्या का आंशिक समाधान खोजा। यूरोपीय व्यापार मसालों के द्वीप से लौंग और जापान से तांबा भारत और चीन तक पहुंचाते थे। भारतीय सूती वस्त्र को दक्षिण पूर्व एशिया और फारसी कालीन भारत पहुंचाते थे। इस तरह भारत से आयातित माल का कुछ मूल्य चुकाते थे। हालांकि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही अंग्रेज व्यापार घाटे का संपूर्ण समाधान तभी प्राप्त कर पाए जब अंग्रेजों ने बंगाल से राजस्व वसूलना शुरू किया और चीन को अफीम का निर्यात करने लगे। 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय कंपनियां एशिया से लाई गई वस्तुओं की यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका महाद्वीप और मध्य पूर्व के बाजारों में बिक्री से भारी मुनाफा कमाते थे। यूरोपीय शक्तियों ने यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के बीच एक त्रिकोणीय व्यापार आरंभ किया। यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियां अमेरिका के बागानों के लिए दासों की नियुक्ति करती थीं और ये दास अफ्रीका के पश्चिमी तट से लाए जाते थे। इस पृष्ठभूमि में पूरब के साथ व्यापार आगे बढ़ा। आरंभ में से ही यूरोपीय बाजारों में मसालों की मांग अत्यधिक थी। 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में काली मिर्च का व्यापार अपने उत्कर्ष पर था। हालांकि 17वीं शताब्दी का अंत होते होते व्यापार में दूसरी वस्तुओं का भी महत्व बढ़ा। मसाले के स्थान पर कपड़ा, रेशम और सोरा का महत्व तेजी से बढ़ा। 17वीं शताब्दी के दूसरे दशक से अंग्रेजों और डच कंपनियों में भारतीय वस्त्रों की मांग बढ़ गई। एशिया के दूसरे देशों में भारतीय कपड़ों की मांग बहुत थी और इसका उपयोग विनिमय वस्तु के रूप में किया जाता था। भारतीय कपड़े अपनी विविधता, उत्कृष्टता, प्रकार और डिजाइन के लिए प्रसिद्ध थे। उदाहरणार्थ गुजरात, कोरोमंडल और बंगाल में सादे, रंगे हुए, कढ़ाई वाले विभिन्न प्रकार के कपड़ों का उत्पादन किया जाता था। भारतीय रेशम और मलमल मोटे और परिष्कृत दोनों प्रकार के यूरोप और साथ ही साथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बाजारों में भी पाए जाते थे। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1614 में अंग्रेज कंपनी ने सूरत से 12,000 कपड़े के थान की मांग की और 1664 में 7,50,000 थान से भी अधिक पहुंच गई, जिसकी मात्रा कंपनी के समस्त व्यापार का 73% आंकी गई। 1690 ईस्वी तक कुल व्यापार में कपड़े का हिस्सा 83% तक पहुंच गया। ध्यान रखिएगा 1690 तक। इस समय यूरोप में उच्च वर्गों के बीच बंगाल के मलमल और कोरोमंडल के छींटदार कपड़ों की मांग विशेष रूप से बढ़ गई। इस बढ़ते हुए आयात से अंग्रेजी उत्पादक घबरा गए और उन्होंने भारतीय वस्त्रों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए राजनीतिक दबाव डाला। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने 1700, 1721 और 1735 में विभिन्न संरक्षणवादी विनियम पारित किए। इसके अतिरिक्त 17वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजार में कच्चे रेशम की भी मांग बढ़ी। फ्रांसीसियों और अंग्रेजों द्वारा सॉल्ट पीटर, सोरा, जिसका उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था, की बेतहाशा मांग की गई। ये आपका बिहार से आता था। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण कच्चा माल होते हुए सोरा भारी वस्तु होने के कारण इसका उपयोग जहाज़ों को संतुलित करने के लिए भी किया जा सकता था। पटना सोरे के व्यापार का एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। इसी प्रकार नील भी आयात की एक अन्य वस्तु जिसका उपयोग कपड़ों को रंगने में किया जाता था, क्योंकि यह यूरोप में नीले रंग के लिए प्रयोग होने वाला परंपरागत पौधों की पत्तियों की तुलना में सस्ता एवं प्रयोग करने में आसान था। अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में अंग्रेज की बात करें तो ये सफल क्यों हुए? तो देखिए, सभी यूरोपीय राष्ट्रों जो नवीन समुद्री मार्ग की खोज के पश्चात भारत में व्यापारी के तौर पर आए में से इंग्लैंड 18वीं शताब्दी के अंत तक सर्वाधिक शक्तिशाली एवं सफल राष्ट्र के रूप में उभरा। अन्य यूरोपीय शक्तियों पुर्तगाल, नीदरलैंड, फ्रांस एवं डेनमार्क के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता सामान्यतः विश्व में और विशिष्ट रूप से भारत में के लिए कुछ कारण उत्तरदायी थे। उन कारणों की यहाँ बात करें। पहला, व्यापारिक कंपनियों की संरचना एवं प्रकृति। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में विभिन्न प्रतिस्पर्धी कंपनियों को मिलाकर बनी। यह निदेशक मंडल द्वारा नियंत्रित होती थी, जिसके
सदस्य वार्षिक रूप से चुने जाते थे। कंपनी के शेयरधारकों का इस पर अतिरिक्त प्रभाव था, क्योंकि शेयरों की खरीद के माध्यम से मतों को खरीदा या बेचा जा सकता था। फ्रांस एवं पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनियां व्यापक रूप से राज्य के स्वामित्वाधीन थीं और कई तरीके से इनकी प्रकृति सामंतवादी थी। फ्रांसीसी कंपनी में राजा के 60% से अधिक शेयर होते थे और राजा द्वारा शेयरधारकों में से 2 निदेशकों को मनोनीत किया जाता था, जो सरकार द्वारा नियुक्त 2 उच्चायुक्तों का निर्णय करते थे। शेयरधारक कंपनी की उन्नति एवं समृद्धि में बेहद कम रुचि लेते थे, क्योंकि सरकार शेयरधारकों को लाभांश प्रदान करने का वचन देती थी। शेयरधारकों की रुचि के अभाव में 1725-1765 के बीच शेयरधारकों की कोई बैठक नहीं हुई और साधारण तौर पर कंपनी को राज्य के एक विभाग के तौर पर प्रबंधित किया गया। दूसरा कारण, नौसैन्य सर्वोच्चता का। ब्रिटेन की शाही नौसेना न केवल आकार में सबसे बड़ी थी, अपितु यह अपने समय की सबसे उन्नत नौसेना भी थी। स्पेन के अर्मडा और ट्रफलगर में फ्रांसीसियों पर मिली जीत ने यूरोपीय नौसेना शक्तियों में शाही नौसेना रॉयल नेवल को सबसे ऊंचा स्थान प्रदान किया। भारत में ब्रिटेन नौसेना बेड़ों के तीव्र एवं सशक्त परिचालन के कारण पुर्तगाली एवं फ्रांसीसी नौसेना को पराजित करने में सफल रहा। भारत में ब्रिटेन नौसेना बेड़ों के तीव्र एवं सशक्त परिचालन के कारण पुर्तगाली एवं फ्रांसीसी नौसेना को पराजित करने में सफल रहा। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से डच नौसेना के महत्व को समझा एवं सीखा तथा अपने जहाजी बेड़ों को प्रौद्योगिकी रूप से बेहतर बनाया। अगला रीजन, औद्योगिक क्रांति का। इंग्लैंड में सूत कताई, भाप इंजन मशीन, करघा जैसी कई अन्य नवीन मशीनों की खोज के साथ 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होती है। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इन मशीनों ने कपड़ा, धातुकर्म, भाप शक्ति एवं कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में अत्यधिक सुधार किया। बाद में औद्योगिक क्रांति अन्य यूरोपीय राष्ट्रों तक पहुंच गई और उसने इंग्लैंड को अपना आधिपत्य या नेतृत्व बनाए रखने में मदद की। अगला पॉइंट है सैन्य कौशल एवं अनुशासन। ब्रिटेन के सिपाही अत्यधिक अनुशासित और सुप्रशिक्षित थे। ब्रिटिश कमांडर रणनीतिकार थे जो युद्ध क्षेत्र में नवीन तरीके अपनाते थे। प्रौद्योगिकी उन्नति ने सेना को और अधिक सुसज्जित किया। इन सब कारकों ने संयुक्त रूप से मिलकर छोटी अंग्रेजी सेना को बड़ी सेनाओं को पराजित करने में सक्षम बनाया। स्थायी सरकार। 1688 की गौरवमयी क्रांति के अपवाद सहित ब्रिटेन में डच राजशाही राजतंत्र के साथ स्थायी सरकार रही है। फ्रांस जैसे अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में 1789 में हिंसक क्रांति हुई और उसके बाद नेपोलियन युद्ध हुआ। 1815 में नेपोलियन की पराजय ने फ्रांस की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। इटली 1861 के उत्तरार्ध में एक राष्ट्र के तौर पर एकीकृत हुआ। 17वीं शताब्दी में डच एवं स्पेन 80 वर्ष तक युद्ध में संलग्न रहे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1800 में दिवालियापन से प्रभावित को अपने अधिकार क्षेत्र ब्रिटेन को बेचने और एशिया छोड़ने हेतु बाध्य होना पड़ा। अगला जो पॉइंट है, धर्म के प्रति न्यून उत्साह। ब्रिटेन का स्पेन, पुर्तगाल एवं डच की अपेक्षा ईसाइयत के प्रसार में कम रुझान था। इस प्रकार इसका शासन अन्य औपनिवेशिक शक्तियों की तुलना में कहीं अधिक स्वीकार्य था। अगला पॉइंट है ऋण बाजार का उपयोग। देखिए, ब्रिटेन की अन्य यूरोपीय शक्तियों की अपेक्षा सफलता प्राप्त के पीछे युद्धों के वित्तीयन के लिए ऋण बाजार का उपयोग करना भी एक बड़ा कारण था। सरकारी ऋण पत्रों को पूंजी बाजार में इस वचन के साथ बेचने की फ्रांस और स्पेन जैसे प्रतिद्वंदी देशों को ब्रिटेन द्वारा पराजित करने पर अच्छा प्रतिफल प्रदान किया जाएगा के लिए विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई। इस प्रकार ब्रिटेन अपने प्रतिद्वंदी की अपेक्षा सेना पर अधिक व्यय कर सका। ब्रिटेन का प्रतिद्वंदी फ्रांस अंग्रेजों द्वारा सेना पर व्यय से तालमेल नहीं बैठा सका। 1694 और 1812 के बीच प्रथम राजतंत्र के अंतर्गत 1694 और 1812 के बीच प्रथम राजतंत्र के अंतर्गत और फिर क्रांतिकारी सरकारों के अधीन तथा अंत में नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में अपने अप्रचलित धन जुटाने के तरीकों से फ्रांस जो है वो दिवालिया हो गया। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे जिनकी वजह से अंग्रेज जो है वो सफल हुए थे। इस प्रकार से यहाँ पर यह पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।